हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ PT3 CT5 इन्वायरमेंट का जो हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसमें आई विल ट्राई टू कवर ऑल PT3 CT5 ऑफ इन्वायरमेंट इन दिस वीडियो इटसेल्फ। ठीक है। सो विल गोइंग टू स्टार्ट। और देखो मैं पार्ट 1 का इसमें लिंक डाल दे रहा हूँ। ठीक है। सो यू कैन वॉच फ्रॉम द कमेंट सेक्शन लिंक। ठीक है। सो चलो देखते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने इसको कवर किया था। एंड नेक्स्ट हम लोगों को कवर करना था ऑर्गेनाइजेशन इज इन न्यूज से। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और जैसे कि 2024 में भी पूछा गया था IUCN से। ठीक है, कि जो रेड डेटा लिस्ट है वो कौन रिलीज करता है। ठीक है। सो डायरेक्टली ऐसे पूछ दिया गया था। सो इस तरह से हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखते हुए इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो चलो ठीक है, देखते हैं। देखो सब यहाँ पे दिया है साइट्स के बारे में। ठीक है। सो साइट्स आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऐसे स्पीसीज़ का इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका डील धीरे धीरे जो इनका पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लगता है। सो इस तरह से आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर और का इम्पैक्ट जो है कैसे क्लाइमेट चेंजेस पे देखने को मिल रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो इसमें कुछ फाइंडिंग्स देखने को मिले थे। जैसे यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से जो 34% जो है स्पेसीज, ठीक है, वो डायरेक्टली थ्रेटेन हुए हैं इसमें। ठीक है। सो ये IUCN का जो रेड लिस्ट है, ये थ्रेटेन स्पेसीज जिसमें शामिल हैं, उनको जो है ये 34% स्पेसीज जो है वहाँ से ये डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए देखने को मिला है इस एग्रीकल्चर रिपोर्ट में, एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट में। ठीक है। देखो अब एक और यहाँ पे फाइंडिंग आया था कि 70% स्पेसीज जो हैं जो IUCN के जो रेड लिस्ट में है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेसिकली एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंटेड हैं, जो कि एज अ हैबिटेट देखने को मिला है यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से जो है इसमें की फाइंडिंग देखने को मिला। देखो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। सो IUCN, ये ध्यान रख लेना है। NBS नेचर बेस्ड सॉल्यूशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। सो IUCN। सो इस तरह से माइंड में रखना है। देखो ये जो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है, ठीक है, ये इवेलुएट करता है प्रोटेक्टेड एरिया को। ठीक है, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवली। ठीक है। सो इस तरह से जो है नाम से पता चल रहा है कि अब जो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट है ये वर्क करता है एरिया को इफेक्टिव वे में यूज़ करने में। एक देखो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो है ये क्लाइमेट चेंज के लिए बेसिकली यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, जो हम लोग देखें कि नेचर का कैसे यूज किया जाता है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। जैसे यहाँ पे हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग अगर ट्री लगाते हैं, ठीक है, सो ट्री लगाते हैं तो फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं। सो इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जो CO2 है उसको कम किया जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि CO2 कैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को भी टैकल कर किया जा सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्री लगा रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं नेचर बेस्ड सोल्यूशन ही है। और जैसे हम लोग ग्रीन बिल्डिंग का एक कंसेप्ट आता है कि इससे कहीं ना कहीं एनर्जी जो है उसका कंजर्वेशन किया जा सकता है, या फिर एनर्जी को ज़्यादा हम लोग कहीं ना कहीं कंज्यूम नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है ये सारा का सारा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन से वो देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये NGO है, ये ध्यान रख लेना है। और ये जो है इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में ही देखने को मिल जाता है हेडक्वार्टर। ठीक है। सो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में वर्ल्ड वाइड फंड के नाम से। ठीक है, जो कि IUCN के हेडक्वार्टर मोर्गेज स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिल जाता है। सो स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है, तो इस तरह से वहीं पर सेटअप किया गया था। बट इसका नाम फर्दर चेंज किया गया 1985 में, और इसका रख दिया गया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स। ठीक है। इंडिया ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट इस्टेब्लिश करता है, उसका नाम देता है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। ठीक है। सो ये 1969 में सेटअप किया गया। एक देखो यहाँ तो हम लोग देखे ही नहीं। देखो तो ये जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, सो ये बेसिकली NGO है, जैसे ये तो हम लोग डिस्कस ही कर लेते हैं। इसमें 100 कंट्रीज से देखने को मिल जाता है। ठीक है। सो इस तरह से देखो एक जो अर्थ आवर का एक कंसेप्ट आता है। ठीक है। सो ये पूछा जा सकता है कि अर्थ आवर किसका कंसेप्ट है, किससे रिलेटेड है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर से रिलेटेड है। ठीक है। देखो इसका अर्थ आवर का हम लोग बात करते हैं तो ये आया था 2007 में। ठीक है, जिसमें कि ये सिडनी में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था लाइट ऑफ से। इसमें क्या होता है ना कि एक दिन के लिए या फिर कभी भी आप अपना जो घर का लाइट है और भी जैसे स्ट्रीट लाइट हो गए उसको ऑफ करना होता है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि एनर्जी को कहीं ना कहीं हम लोग कंजर्व कर रहे हैं एक दिन के लिए। और ये देखने से तो ये 1 डे लगता है, बट इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से। और यहाँ पे ये देखने को मिला कि ये किस तरह से एवरी मार्च
के बीच में ये हर एक साल ये एब्जॉर्ब किया, बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, बोल सकते हैं, ठीक है। और ये लोकल टाइम कहने का मतलब ये है कि हर कंट्री का अपना टाइम जोन होता है कहीं ना कहीं, सो उसके अकॉर्डिंग ये एवरी ईयर मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, लाइट ऑफ मूवमेंट। देखो इसके कुछ ये रिपोर्ट हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। सो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे फाइंडिंग का अगर हम लोग बात करते हैं, सो पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है ये देखने को मिला कि 73% से डिक्लाइन हुआ है लास्ट 50 ईयर्स में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला फ्रेश वाटर जो एनिमल हैं या फिर जो फिशेस हैं उनको देखने को मिला। सो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर का डिक्लाइन देखने को मिला, उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल को देखने को मिला, फिर उसके बाद जो मैरीन पॉपुलेशन है, ठीक है। सो ये सारे हैं यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ और, तो एक कंसेप्ट आता है लेस देन वन अर्थ का, ठीक है। सो कुछ भी ऐसे वन अर्थ, अर्थ आवर से रिलेटेड है तो ध्यान रख लेना कि ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि लेस देन वन अर्थ बाई 2050 कहने का क्या मतलब है। इसमें दो कंसेप्ट का बात किया गया, ठीक है। एक तो कि इंडिया का कंजप्शन पैटर्न को यूज करने के लिए वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है इंडिया का कंजप्शन है उसको कहीं ना कहीं यूज करने का ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो कंजप्शन पैटर्न है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मोस्टली वेजिटेरियनिज्म टाइप का जो कंसेप्ट है उस तरह से मोस्टली हम लोग तो इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नॉनवेज नहीं है, बट ये चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पे। क्यों ऐसा है? क्योंकि और एक और चीज़ यहाँ पे बताते हैं कि जैसे इंडिया का जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो सेलिब्रेट किया गया 2023 में, ठीक है, 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। सो इसका कहने का क्या मतलब था कि आप अपना जो कंजप्शन पैटर्न है, आपका जो फूड हैबिट है, ठीक है, उसको चेंज करो, ठीक है। इससे क्या होता है फूड हैबिट को चेंज करने से कि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ओवरऑल देखने को मिलता है। एक तो हमारे हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा, ठीक है। और आपको पता होना कि चाहिए कि जो मिलेट्स है वो जो वाटर स्ट्रेस एरिया में भी ग्रो अच्छे से हो जाता है, ठीक है। सो इसका दो बेनिफिट देखने को मिला। एक तो कि फूड सिक्योरिटी का अगर हम लोग बात करते हैं, सो उसका जो है इशू ये भी टैकल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट अच्छा रहेगा इसका। एंड बेसिकली जो मिलेट्स है ये न्यूट्रिशन इसमें हाई लेवल का होता है। सो इस तरह से बात किया जाता है। और देखो यहाँ पे लेस देन वन अर्थ का बात अगर हम लोग कर लेते हैं, सो इसमें ये देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन का कंजप्शन है, एक सेकेंड, जो जो ह्यूमन का कंजप्शन रेट है, ठीक है, कंजप्शन रेट है वो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल वे में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना अवेलेबल है हमारे लिए रिसोर्सेस वो लिमिटेड है, और हम लोग जो हैं इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा रिसोर्स को यूज कर रहे हैं अनसस्टेनेबल वे में। और इससे क्या होता है कि ये फ्यूचर के लिए थ्रेट निकल कर के सामने आ रहा है। सो इसको लेस देन वन अर्थ को ध्यान में रखा गया है, और इसको यही बोला गया है कि 2050 तक ऐसा समझ आता है कि 2050 तक जो है ऐसे तो एडॉप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो पता चला कि जितने रिसोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन सिचुएशन पे आ जाएंगे और स्ट्रेस और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक है बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो एनडीसीज ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। एक सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि एनडीसी कब लाएगा था। सो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट देखने को मिला था 2015 में, वो यहाँ पे स्टेप लिया गया था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को लेकर के। और यहाँ पे ये स्टेप लिया गया कि एवरी 5 ईयर में आपको जो भी ऐसे एक बोल सकते हैं कि टारगेट हैं उसको अपडेट करके दिखाना है जब भी ऐसे कोप हो, ठीक है। इट मीन्स कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब भी होगा आपको वहाँ पे शो करना है कि आपने वो डेटा जो रखा था उस चीज़ को अचीव करने के लिए उसको आपने अचीव किया कि नहीं आफ्टर 5 ईयर। सो इस तरह से यहाँ देखने को मिलता है। सो इंडिया ने सबमिट किया था अपना फर्स्ट एनडीसीज इन 2015 एंड उसके बाद अपडेट किया 2022 का। सो इस तरह से यहाँ पे जो है देखने को मिला। इसमें कुछ ऐसे की फाइंडिंग्स हैं जो कि कुछ तो अचीव हुए हैं बट कुछ अचीव नहीं हो पाए हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जो कार्बन सिंक का बात किया गया था, ठीक है, कि एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना है, लाइक फॉरेस्ट हो गया, ट्री कवर हो गया, उसको इंक्रीज करने के लिए। सो यहाँ पे जो था जैसे जो 2015 में देखा गया कि 2.5 से 3 बिलियन टन जो CO2 है ये देखने को मिल रहे हैं। सो अभी भी जो है इतना ही लेवल पे देखने को मिला लाइक 2015, इसमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले। सो
इस तरह से है। और अगर बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था कि अगर ज़्यादातर ट्री कवर अगर हम लोग करते हैं तो कार्बन का जो है वो अमाउंट कम होगा। लेकिन कितना ही फ़र्क पड़ रहा है, अगर अभी हम लोग देखा जाए तो पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन के सिचुएशन पे है, तो लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, ट्री भी नहीं ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है सिचुएशन अभी भी वैसा का वैसा ही है। देखो एक है इमिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रखा गया था कि जो भी ऐसे कंट्रीज़ का जीडीपी है, इट मीन्स इंडिया का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके इसके जो जीडीपी के अकॉर्डिंग जो है इमिशंस इंटेंसिटी को कम करना है, और ये लेवल रखा गया है 2005 का, ठीक है। सो इस तरह से टारगेट था कि 33 to 35% रखेंगे हम लोग, बट ये जो अपडेटेड में है जो है यहाँ पे इसका बेनिफिट हुआ है, अचीवमेंट देखने को मिला है, लाइक 45% इन्होंने अचीव किया है, ठीक है, इमिशंस को कम करने के लिए अकॉर्डिंग टू जो जीडीपी है एवरी कंट्री का। देखो इसमें ये देखने को मिला कि ये 33% से कम हुआ है, ठीक है। सो ये गुड स्टेप देखने को मिला। देखो क्युमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का बात करते हैं, जो नॉन फॉसिल्स और फ्यूल वेस्ट एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 40% देखने को मिला, जो कि 50%, सो ये भी टारगेट कहीं ना कहीं अचीव होते देखने को मिला है, ठीक है। देखो कुछ ऐसे रिलेटेड कंसेप्ट हैं जो कि ये तो मेंस के साथ साथ प्री में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे टारगेट रखे गए थे, यही जो ग्लासगो हुआ था COP26 में। सो उसमें कुछ टारगेट रखे थे कि 2030 तक हम लोग को अचीव करना है, बट बहुत ऐसा है जो अभी तक नहीं हो पाया है। आई होप कि ये 30 तक हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडिया ने अपना 5 ऐसे क्लाइमेट एक्शन सबमिट किए थे, जिसको कि हम लोग पंचामृत बोलते हैं। कोप कब पूछा जा सकता है कि पंचामृत का कंसेप्ट कब आया था, कौन से कोप में, तो ये COP26 में आया था, ठीक है, पंचामृत का ग्लासगो में जो हुआ था। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे टारगेट हैं, लाइक ये जो नॉन फॉसिल्स एनर्जी कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट से पहुंचना है, रीच करना है भाई 2030। नॉन फॉसिल्स का मीन्स यहाँ पे ये क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर हम लोग नॉन फॉसिल्स को इग्नोर करके अगर हम लोग बेसिकली हम लोग फॉसिल्स को इग्नोर करके नॉन फॉसिल्स पे शिफ्ट होते हैं, लाइक सन एनर्जी, ठीक है, और सोलर प्लांट, इस कारण से ये सेटअप किया जा रहा है। सो इससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसका एक गुड इम्पैक्ट है, ठीक है। लाइक 500 जो गीगावाट है ये 2030 तक अचीव करना है फ्रॉम नॉन फॉसिल्स एनर्जी। फिर है कि 50% जो एनर्जी है, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए, ठीक है, और किया जाएगा बाय 2030, ठीक है। फिर है कि जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशंस है, ठीक है, बाय 1 बिलियन टन्स, इसको जो है कम करना है और 2030 तक। फिर उसके बाद है कि कार्बन इंटेंसिटी जो है, ठीक है, और इसको भी कम करना है, कार्बन इंटेंसिटी को 45% से 2030 तक, ठीक है। और ये लेबल रखा गया था 2005 का। फिर उसके बाद अगर नेट जीरो इमिशंस का बात करते हैं तो यही एक टारगेट जो है जो 2070 तक रखा गया है। एक टर्म आता है यहाँ पे LTLCDC, ठीक है, इट मीन्स कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है यहाँ पे है, जो कि बेसिकली UNFCCC में सबमिट किया गया। और इसमें ये देखने को मिला कि इंडिया ने अपना, जैसे ये 22 का मेंशन किया था फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में, कि जो भी ऐसे यहाँ पे है जैसे कुछ ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को अचीव करने के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे बात किया गया था, और इसमें जैसे कि क्या क्या सेटअप करना है। सो रिन्यूएबल जो पावर प्लांट है उसको इंस्टॉल करना है, ट्रांसमिशन ग्रिड है उसको अपडेट करना है, और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। इसके लिए क्या चाहिए था, फाइनेंशियल रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है। सो इस तरह से जो है यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी था। देखो ये इंस्टीट्यूशंस का ही पार्ट है, UNFCCC COP29। सो इस पे हम लोग डिटेल में भी देखते हैं। रिसेंटली अजरबैजान बाकू में जो हुआ था COP29, सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो अगर हम लोग कोप का बात करते हैं, ठीक है, UNFCCC का, तो ये ट्रॉइका के बेसिस पे चलता है, ठीक है। ट्रॉइका बेसिस मतलब क्या है कि सपोज ABC कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि एक तो जो पास्ट में कर चुका है कॉप, ठीक है, फिर एक प्रेजेंट में कॉप कर रहा है, और फिर जो पार्टीज है नेक्स्ट पार्टी वो फ्यूचर में करेगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है जो भी ऐसे कंट्री होस्ट होते हैं ये 3 बेसिस पे होते हैं। जैसे अगर हम लोग COP28 का बात करते हैं, ठीक है, COP28 का तो UAE में हुआ था, ठीक है। COP29 जो है ये आपको अभी रिसेंट देखने को मिला बाकू के अजरबैजान में। बाकू इट मीन्स जो अजरबैजान का जो जगह है, सिटी है, ये बाकू में देखने को मिला। फिर उसके बाद जो है फ्यूचर वाला बात करते हैं, इट मीन्स कि जो 2030 में देखने को मिलेगा, 2030 में, इट मीन्स कि COP30 देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी 2030 नहीं, मतलब 26 का, ठीक है, 25 का, अभी तो 24 में हुआ ये, और 25 का देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, ठीक है।
सो कोप जो है कोप 30 देखने को मिलेगा कब, 2025 में। सो ये जो है आपको बेसिकली बर्लिन जर्मनी में जो हुआ था, बट ये ब्राज़ील बेलेम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो कॉप हुआ था कब हुआ था। सो ये बर्लिन जर्मनी में हुआ था, और कॉप 30 जो हो रहा है ये बेलेम ब्राज़ील में हो रहा है। सो इस तरह से जो है ये नवंबर में होगा। अगर हम लोग बात करते हैं अभी जो ये कॉप हुआ था, इसमें कुछ फाइंडिंग्स होंगे, इंडिया का भी इसमें क्या स्टेप्स है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या अपना फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करने को बात कहा है। देखो कोप जो है ना ये हाईएस्ट UNFCCC का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो भी ऐसे क्लाइमेट चेंजेस से कमिटमेंट होते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है, उसको रिव्यू किया जाता है और नेगोशिएट किया जाता है कि उसको फर्दर कैसे प्रोग्रेस को अचीव करना है यहाँ पे। देखो कोप 29 का बात करते हैं तो कुछ ऐसे आउटकम्स देखने को मिले हैं। एक थीम हम लोग देख लेते हैं अलग अलग, ठीक है, इस पर कुछ ऐसे डिटेल्स, ठीक है। एक है NCQG, ठीक है, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाकू फाइनेंस गोल, ठीक है। इसमें क्या है कि ये गोल है फॉर फाइनेंसिंग क्लाइमेट एक्शंस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देना। आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो है इमिशंस में कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ही हाई लेवल पे कार्बन इमिशंस कर चुके हैं। सो यहीं पे यहाँ पे बोला जाता है कि आपको कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करना है, ये डेवलप्ड कंट्री करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पहले क्या था कि जो प्रीवियस गोल था ये 100 बिलियन का था, ठीक है, कि 100 बिलियन मोबिलाइज किया जाएगा। बट रिसेंट जो COP 29 हुआ इसमें ये स्टेप लिया गया ट्रिपल फाइनेंस का। इट मीन्स कि अब पहले से 3 गुना होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो 3 बिलियन एनुअली जो है ये $, यहाँ पे मोबिलाइज किया जाएगा बाई 2035 डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इस तरह से इसको ट्रिपल फाइनेंस भी बोला गया है। देखो यहाँ पे बात किया गया है कि 1.3 ट्रिलियंस जो है इसको मोबिलाइज किया जाएगा बाई 2035, ये फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेस। एक है कार्बन मार्केट एंड आर्टिकल 6, ठीक है। सो जो पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 था और इस पे जो बात किया गया है, सो उसको फाइनलाइज किया गया इस रूल को, और ये किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट से, ठीक है। देखो ट्रांसपेरेंसी का बात किया गया है कि एक यहाँ पे 2 टर्म देखने को मिलता है, एक ETF है और एक BTRS है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे अगर बात करते हैं इसके ट्रांसपेरेंसी निगोशिएशन आइटम को, ये कंक्लूड किया गया। जैसे कि ETF है, ETF क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है ना जो अलग अलग कंट्री यहाँ पे रिपोर्ट अपना सबमिट करते हैं अपने एक्शंस को लेकर के, लाइक जो ग्रीन इमिशंस हैं उसमें आपने किया, अचीव किया, ठीक है, मिटिगेशन एडेप्टेशन एफर्ट कैसे ले रहे हैं। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है जहाँ की कंट्रीज को रिपोर्ट इसमें देना होता है। देखो एक है कि जैसे फर्स्ट सबमिशन का बात करते हैं, फर्स्ट सबमिशन ऑफ बाइनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, ये 13 कंट्रीज़ ने किया पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। सो ये BTR जो है ये रेगुलर रिपोर्ट्स सबमिट करता है, और ये किसके अंदर में आता है, तो ETF के अंदर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ये जो अलग अलग कंट्रीज जो होते हैं ये अपना रेगुलर रिपोर्ट को सबमिट करते हैं BTR के अंदर, और जो BTR है वो ETF के अंदर आ जाता है। देखो बाकू डिक्लेरेशन ऑन जो ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी है एंड बाकू ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म वो लॉन्च किया गया, ठीक है, ताकि जो ETF का फुल इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जा सके। तो और भी आप देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, लाइक एडेप्टेशन हो गया, इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ का क्या रोल है, किस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इनका जो रोल है क्लाइमेट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हाई लेवल पे देखने को मिल जाता है, ठीक है, इससे ये ज़्यादा जुड़े होते हैं। सो इस तरह से, और इस बार के जो मोदी जी ने जिस तरह से लॉन्च किया है, ठीक है, PM जनमन स्कीम, ठीक है। सो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्कीम वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखो इंडिजिनस पीपल यहाँ पे बताया गया कि जो एक बाकू वर्क प्लान है उसको अडोप्ट किया गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसको फर्दर रीनेम करके किस तरह से जो ये नाम इसको रखा गया FWG फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप ऑफ द लोकल कम्युनिटीज इंडिजिनस पीपल जो भी है इनको मिलाना है, और इनका जो इनके अकॉर्डिंग, ताकि इनका जो कल्चर है, इनका जो लाइफ स्टाइल है उनको ज़्यादा इम्पेक्ट ना किया जा सके, और इनका किस तरह से रोल है फॉरेस्ट क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने में, ये सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। देखो FWG जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था एट COP 24 इन काटोविज, ठीक है। सो इस तरह से है, और उसको फिर फर्दर ऑपरेशनलाइज किया गया है।
तो इस तरह से देखने को मिल जाता है। इम्प्लीमेंटेशन का बात करते हैं इस वर्क प्लान का, तो ये 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कि 3 ऐसे फोकस एरियाज पे फोकस किया, मेजरली फोकस है, ठीक है। लाइक नॉलेज को कैसे एक्सचेंज करना है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे यहाँ पे लाना है ताकि एक अच्छे से प्रॉपर इंगेजमेंट हो सके, ठीक है। और भी जैसे है, जैसे कि क्लाइमेट पॉलिसीज़ को लेकर के नॉलेज, कैसे नॉलेज सिस्टम को शेयर करना है, ये सारा चीज़ जो है क्लाइमेट पॉलिसीज़ पे ध्यान रखा गया है, उस पर डिस्कस किया जाता है इसमें। देखो जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज भी एक है, जैसे कि ये पूछा जा सकता है बेसिकली कि ये किस में जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसको किस में अडोप्ट किया गया था, कौन से प्रोग्राम में। तो एक लीमा वर्क प्रोग्राम है, ठीक है, लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, इसमें इसको अडोप्ट किया गया था। यहाँ पे देखो ये इस्टेब्लिश किया गया था COP20 2014 में, ठीक है, जो कि जेंडर कंसिड्रेशन को इंक्लूड करता है। और बेसिकली यहाँ पे किस तरह से जो है कि जेंडर को जेंडर बेस्ड रोल प्ले करता है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर बात करते हैं वल्नरेबल ग्रुप में, तो वीमेन आ जाती हैं, गर्ल्स आ जाती हैं, और इनका एक अलग ही हेल्थ इशू देखने को मिलता है। सो क्लाइमेट चेंज जब होता है, क्लाइमेट इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो इन पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलता है इनके हेल्थ पे। सो ठीक है, तो इस पे भी ध्यान रखा गया है, और इस तरह से जो है एक अच्छा स्टेप है। देखो कुछ ऐसे इशू हैं, इशू पेंडिंग है इसमें, लाइक एक है मीटिंग वर्क प्रोग्राम, ठीक है, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। ये भी एक डेडलॉक सिचुएशन में चला गया है, ठीक है। और बेसिकली इसको फिर COP30 में इसका बात होगा कि इस चीज़ को अडॉप्ट करना है कि नहीं। सो इस तरह से जो है, देखो फिर एक है UNFCCC के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट लॉन्च किया गया था 1992 में, ठीक है। ये अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ठीक है, और फोर्स में आता है 1994 में। इसका बात करते हैं हेडक्वार्टर का, तो बोन जर्मनी में देखने को मिल जाता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कितना तेज़ी से हो रहा है, उसके कंसंट्रेशन को कैसे लिमिट करना है, कैसे स्टेबलाइज करना है, यहाँ पे फोकस किया गया था, ठीक है। और ये बेसिकली जो भी ऐसे डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज में, उसको कैसे अडॉप्ट करना है, यहाँ पे बात किया गया है। इसमें इंडिया इसका मेंबर है, ये ध्यान रख लो। इसमें कुछ ऐसे की अरेंजमेंट रखे गए हैं, लाइक एक क्योटो प्रोटोकॉल हो गया 1927, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में देखने को मिल जाता है। पेरिस एग्रीमेंट में ये था कि 1.5 डिग्री जो टारगेट रखा गया है कि जो वर्ल्ड का ग्लोबल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना है यहाँ पे है। और क्योटो प्रोटोकॉल में है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इमिशन से है, ताकि जो भी ऐसे एक बैंडिंग कमिटमेंट होना चाहिए डेवलप्ड नेशन पे कि आप ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करो, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में देखने को मिला। देखो कुछ की इनिशिएटिव्स लाए गए COP29 में, ठीक है। सो ये चीज़ देख सकते हो, जैसे पूछा जा सकता है कि रिड्यूसिंग मीथेन जो स्टेप्स हैं वो किसने लॉन्च किया है, तो ये चीज़ ध्यान रख लो। तो यहाँ पे है फर्स्ट रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन। सो ये UNEP ने लॉन्च किया, ठीक है, और इसका जो CCSC ब्रांच है, सो इसका है कि UNEP कन्वेंड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, ठीक है। सो ये UNEP का इनिशिएटिव है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसका एम क्या है कि एक सेक्टोरल टारगेट सेटअप किया जाएगा ताकि मीथेन को रिड्यूस किया जा सके फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट से, ठीक है। ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करता है, जो इम्प्लीमेंटेशन लाया गया था 2021 में, ठीक है, ग्लोबल मीथेन प्लेज जो कि COP26 में लॉन्च किया गया था, इसी को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए ये लाया गया है, ठीक है। इसमें इंडिया मेंबर है, ये ध्यान रख लो, बस ये काफ़ी है। देखो ठीक है, कोप एक है COP29 प्रेसिडेंसी में बेसिकली एक और लॉन्च किया गया था इन्होंने, इसका इनिशिएटिव है COP29 प्रेसिडेंसी का ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज, ठीक है। इसका सेट टारगेट का बात करते हैं तो 2030 है, जिसमें कि अब 1500 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज को डिप्लॉय करने का बात किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जो 2022 का जो लेवल था, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं 6 टाइम ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो ग्लोबल ग्रिड डिप्लॉयमेंट गोल का बात करते हैं तो 25 मिलियंस किलोमीटर ऑफ ग्रिड को कैसे इसको रिफर्बिश करना है, यहाँ पे बात कहा गया है। देखो कुछ यहाँ पे मल्टी जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इनका कुछ इनिशिएटिव्स है, लाइक ग्रीन एनर्जी प्लेस, ग्रीन एनर्जी जोन एंड कॉरिडोर, ठीक है। इसमें COP29 प्रेसिडेंसी शामिल है और इसके साथ पार्टनरशिप है, लाइक यूनिडो हो गया, UNECE हो गया एंड UNESCAP हो गया, ठीक है। ये अगर बात करते हैं इनका एम क्या है, तो ग्रीन एनर्जी जोन को प्रमोट करना है ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रलाइज हब बनाने का बात किया गया है ग्रीन एनर्जी जोन का, ठीक है। देखो एक है हाइड्रोजन डिक्लेरेशन, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन डिक्लेरेशन है ये पूछा जा सकता है
बेसिकली ये कोप 29 की प्रेसिडेंसी ने लॉन्च किया है और एम है कि किस तरह से जो क्लीन एनर्जी का यूज है, ठीक है, उसको हम लोग बढ़ाएंगे। क्लीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी में यहाँ पे ये देखने को मिलता है बेसिकली कि जो हाइड्रोजन का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे, उसमें हम लोग को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे फोकस किया गया है। ये ध्यान रख लो कि ये नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, जो कि बेसिकली पार्टी अगर चाहे तो अपना जो नेशनल लॉ है उनका, ठीक है, उसमें करें ना करें ऐसा उन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो नेशनल लॉ जैसे जो नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, सो उनको नेशनल लॉ में चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बाइंडिंग एग्रीमेंट है तो बिना नेशनल लॉ में चेंज किए हुए वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, और जो सेट टारगेट होता है वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से ये जो है बात कहा गया। एक है बाको हार्मोनियम क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर, ये कोप 29 के प्रेसिडेंसी पार्टनरशिप ने किया है लॉन्च विद द एफएओ के हेल्प से, ठीक है। एक फास्ट करके है, फास्ट पार्टनरशिप, जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर अ सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये होस्ट किया गया बाई एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये जो है एक जो फास्ट का बात कर रहे हैं, ये मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि कोप 27 में 2022 में इस्टेब्लिश किया गया था, लाया गया था, ठीक है। ताकि जो एग्री फूड सिस्टम है, क्लाइमेट फाइनेंस इसमें बेसिकली इसको स्ट्रेंथन करने का बात किया गया, क्योंकि एग्री फूड सिस्टम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंजेस पे भी रिस्पॉन्सिबल है। एक है CFAF, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, ये अजरबैजान का इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CFAF फंड जो है, CFAF इनिशिएटिव है, किसका है? अजरबैजान का है। एम क्या है यहाँ पे कि जो क्लाइमेट प्रोजेक्ट है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है, उसको सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि जो वही 1.5 डिग्री से जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको सेट टारगेट को कैसे अचीव करना है, इस तरह से यहाँ पे फोकस है। बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डायलॉग, ठीक है। सो इसमें भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, पार्टीज़ हैं यहाँ पे, लाइक UN ट्रेड, जो UNCTAD है, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, इसमें दोनों मिल करके, और एक कोप प्रेसिडेंसी, सब हैं इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। इसका एम क्या है? तो एडवांस नेशनल एम्बिशंस है इसका बेसिकली, और ये फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पे, ठीक है। तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है यहाँ पे बात कहा गया है। ग्लोबल मैच मेकिंग, ठीक है, ग्लोबल मैच मेकिंग किसका इनिशिएटिव है? सो UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। एम क्या है? तो जो डीकार्बोनाइजेशन है, जो हेवी इंडस्ट्री जो इमिट करते हैं, ठीक है, उसको कैसे एक्सेलरेट करना है, वो तो ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया है। फिर नेक्स्ट एक है, एक प्लेटफॉर्म है GMF, और ये किसका है? सो यूनिडो एंड क्लाइमेट क्लब का। इसका फंक्शन क्या है? तो बेसिकली इंडस्ट्रीज जो ऐसे टेक्निकल और फाइनेंशियल सॉल्यूशन है उसको कनेक्ट करना है, और सिंगल पॉइंट गेटवे है जो कि डिकार्बोनाइजेशन रिक्वेस्ट को रेज कर रहा है। डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन, ये यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज पार्टी हैं, लाइक कोप 29 प्रेसिडेंसीज है विद द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड नेटवर्क्स टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, ये सब चीज़ यहाँ से देख पाओगे। फिर इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक है बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। सो इसमें जो है UNEP, UNECE एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी शामिल इसमें हो जाता है। तो इस तरह से देखो, 1.5 डिग्री पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट ट्रांजिशन पैक्ट प्रोग्राम एक देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि इसमें UNDPs का जो फाइनेंशियल सेंटर्स है फॉर सस्टेनेबिलिटी, FC4S, ऐसे इनिशिएटिव। ये भी पूछ सकता है कि जो FC4S इनिशिएटिव है किसका है? सो UNDP का है, ठीक है। सो ये इसका इनिशिएटिव है, पैक्ट इनिशिएटिव। तो इस तरह से दो चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट कुछ ऐसे अदर इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कोप 29 डिक्लेरेशन ऑन इन्हांस क्लाइमेट एक्शन इन टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म सेक्टर को कैसे मोबिलाइज करना है, ठीक है, लाइक जो कार्बन फुटप्रिंट को कैसे रिड्यूस किया जा सके, इस पर फोकस किया गया है। ग्लोबल एनर्जी इफिशिएंसी अलायंस जो लॉन्च किया गया है बाई UAE, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और फिर एक है हाइड्रोजन फॉर नेट जीरो LAC इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसका एम क्या है? तो बेसिकली जो सस्टेनेबल हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से डेवलप और मॉडर्नाइज किया जा सके, ये चीज़ है। देखो, एक है गैप्स, ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज। तो गैप्स जो है ये लॉन्च किया गया ऐसे 30 गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज ने मिल करके, ठीक है।
रेजिंग एम्बिशंस एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, ये बेसिकली रिपोर्ट है जो पब्लिश किया गया बाय इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये चीज़ ध्यान रखना। देखो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 6.3 से 6.7 ट्रिलियन डॉलर का बात कहा गया है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट एक्शन को टैकल करने के लिए, और ये है बाय 2030, ठीक है। सो इंडिया एट COP29, ये में ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने क्या स्टेप लिए हैं, ठीक है। सो इंडिया का स्टेंस क्या रहा है इसमें, तो ये प्रपोज करता है अ गोल ऑफ 1.3 ट्रिलियन डॉलर एनुअली अंडर NCQG, ठीक है। और बस इतना ये ध्यान रख लेना है। फिर है कि अगर बात करते हैं मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम का, ठीक है। सो जो MWP था, ठीक है, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, यू नो कि ये UNFCCC का ही इनिशिएटिव है, और इसमें टारगेट ये रखा गया था कि जो पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो ग्लोबल गोल है टेम्परेचर का, उसको मेंटेन करके रखना है। सो यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस लाए जा रहे थे जिसको कि इंडिया ने अपोज किया, ठीक है। और बस ये चीज़ यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। देखो, और यहाँ पे है कुछ, जैसे इंडिया का कहना ये है कि जो भी ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं हेल्प करे, ठीक है, या तो फाइनेंशियल तौर से या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करके इनको हेल्प करना चाहिए, ठीक है, ये जस्ट ट्रांजिशन के तौर पे। सो यहाँ चीज़ ये देखने को मिल जाता है। देखो बेसिकली इंडिया ने अपोज किया है GST, जो ग्लोबल स्टॉक टेक का आउटकम था, उसके मैकेनिज्म को अपोज किया इंडिया ने, और क्रिटिसाइज किया UAE डायलॉग को, ठीक है, कि जो बेसिकली यहाँ पे फाइनेंस में इम्बैलेंस में, ठीक है, बेसिकली जो फाइनेंस है इसमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, कनेक्शन अच्छा नहीं है, मिटिगेशन सेंट्रिक लैंग्वेज पे यहाँ पे अच्छे से नहीं, बेसिकली इसको क्रिटिसाइज किया हाई लेवल से, ठीक है। सो इंडिया ने क्रिटिसाइज किया। ग्लोबल स्टॉक टेक का अगर बात करते हैं, ठीक है, GST यहाँ पे, तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो कंट्री यहाँ पे हैं अलग अलग, ये जो पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट रखा गया था, ठीक है, कि आपको टेम्परेचर है 1.5, और जो भी ऐसे अलग अलग गोल रखे गए थे, जैसे पंचामृत का कंसेप्ट आप देख पाओगे जो ग्लासगो में लिया गया था, ठीक है। तो जो भी ऐसे टारगेट थे उसको 5 ईयर के अंदर, या हर एक एवरी 5 ईयर में हर एक कंट्री जो है अपना प्रोग्रेस शो कर रहे हैं कि नहीं, कि मैंने कितना से कितना टारगेट था और उसको आफ्टर 5 ईयर कितना टारगेट को अचीव किया। सो वो चीज़ यहाँ पे कर पा रहा है कि नहीं, वो देखने को मिल जाता है ग्लोबल स्टॉक टेक में, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से पता चलता है। देखो इंडिया ने बेसिकली कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं, ठीक है, कुछ क्लियर इंडिकेटर्स पे, लाइक एडप्टेशन पे, ठीक है, और साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी डेटाबेस है, ठीक है, इसको इन्होंने अपोस्ट किया है, ठीक है, और जो बाकू रोड मैप है उसको बेसिकली सपोर्ट किया है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है कि किसको किसको अपोज किया, किसको सपोर्ट किया है। सो इंडिया ने बाकू रोड मैप को एक तो सपोर्ट किया है, ठीक है, फिर GST को अपोज किया है, एंड जो थर्ड पार्टी डेटाबेस है उसको भी अपोज किया है यहाँ पे। देखो इंडिया का क्या स्टेंस रहा है, ठीक है, COP29 की साइड से। देखो डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि विद द हेल्प ऑफ CDRI ये फोकस करता है क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो ये इन्होंने यहाँ पे बेसिकली मिस प्रिंट किया है, ठीक है। ये तो ठीक है कि $8 मिलियन मोबिलाइज किया जा रहा है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर, बट यहाँ पे 12 प्रोजेक्ट है, एंड 17 स्मॉल आइसलैंड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा CDRI के बारे में, ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। सो CDRI सबसे पहले 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, अंडर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना है, 2019 में लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली क्या है कि ये पार्टनरशिप है ऑन नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, लाइक UN एजेंसीज हो गए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हो गए। सो इस तरह से इसमें देखने को मिल जाते हैं। और भी इसका बेसिकली CDRI का नाम से ही पता चलता है कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना है जो कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके, इसके अकॉर्डिंग एडप्टेशन लाया जा सके, ठीक है। सो इस तरह से बात किया जाता है। और इसमें एक होता है कि सीड्स करके है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है, एक सीड्स का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जो कि स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं। और ये जो सीड्स है ना, सीड्स बेसिकली ऐसे कुछ रीजन है, लाइक कैरेबियन रीजन हो गया, ठीक है, और वी कैन से कि जो साउथ चाइना सी
का रीजन हो गया, ठीक है। इंडियन ओशियन में कुछ ऐसे रीजन है, वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज जो आ जाते हैं इसके अंदर में, जो स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनका फाइनेंस भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर जो सी लेवल राइज करता है तो सबसे पहले ये सबमर्ज करेंगे। और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में देखोगे कि बहुत सारे ऐसे कैरिबियन का जो रीजन था वहाँ पे कुछ कंट्रीज जो हैं वो सबमर्ज कर चुके हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये कहीं ना बड़ा इशू देखने को मिल जाता है। देखो एक है लेड आईटी मीट, ठीक है। लेड आईटी मीट ये को होस्ट किया गया विथ स्वीडन, जो कि एम था कि लो कार्बन इंडस्ट्री ट्रांजिशन को एक्सेलरेट करना है। और लो कार्बन इंडस्ट्री ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि वैसे इंडस्ट्री को सेटअप करना है, वैसे इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, चेंजेस लाना है जो कार्बन को कहीं ना कहीं लिमिटेड वे में कम से कम रिलीज कर रहे हों, इमिट कर रहे हों। एनर्जी ट्रांजिशन विद द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ आपको पता होना चाहिए कि वैसे कंट्रीज आते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। बेसिकली लाइक इंडिया और ग्लोबल साउथ का इंडिया एक लीडर इमर्ज होकर के देखने को मिलता है कि हर किसी का वॉइस बन करके इंडिया आ रहा है ग्लोबल साउथ का। सो इस तरह से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और उसके साथ जो सोलर एनर्जी रोल डेवलपिंग नेशंस का क्या है, यहाँ पे बात किया गया है एनर्जी ट्रांजिशन विद ग्लोबल साउथ के साथ। अदर कुछ ऐसे न्यूज़ में रहे लाइक इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप। सो अभी रिसेंटली ये भी लाया गया COP29 में, इंडिया का स्टेप्स था। देखो आर्टिकल 6, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि ये पेरिस एग्रीमेंट का ही है ना। सो इसमें कार्बन ट्रेडिंग का बात किया गया है इस रूल्स के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आर्टिकल 6 में जो पेरिस एग्रीमेंट का है, यहाँ पे दो मार्केट का बात किया गया है, ठीक है। दो मार्केट का बात किया गया है प्लस में कार्बन मार्केट का, ठीक है। वही दो जो मार्केट है यहाँ पे, एक तो है कि एक मार्केट बेस्ड है, एक नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच पे है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मार्केट में ये होता है कि कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज किया जाता है। अगर कोई कंट्रीज जो है उन्होंने ज़्यादा अगर कार्बन इमिट किया है तो अपना जो है किसी और कंट्री से उस चीज़ को बाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो कम इमिट किया है वो अपना क्रेडिट सेल कर सकता है। सो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और कार्बन का यहाँ पे बेसिकली ट्रेड किया जाता है। ये यहाँ पे जैसे वन ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट जनरली होता है 1 मेट्रिक टन के बराबर, ठीक है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरह से यहाँ से देखने को मिल जाता है। पूछा जा सकता है कि कार्बन जो ट्रेडिंग है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1997 में ही क्योटो प्रोटोकॉल में इंट्रोड्यूस किया गया था। देखो इसके अंदर क्या जो मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा, मार्केट बेस्ड अप्रोच और एक है नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच। सो देखो आर्टिकल 6.2 जो है 6.4 एंड 6.8 के अंदर, सो एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच है फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन, ये मार्केट बेस्ड अप्रोच में। एंड एक है इसके अंदर सेंट्रलाइज अप्रोच है, जिसको कि हम लोग पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म PACM भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेंट्रलाइज अप्रोच है, ये डिसेंट्रलाइज अप्रोच देखने को मिल जाता है। देखो एक है ITMOS, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स, ठीक है, जिसमें कि इमिशंस रिडक्शन को कैसे मिटिगेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर है कोरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट इन NDCs। ये बेसिकली जो ITMOS का जो ट्रेड हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको इसमें लाया गया था NDCs का, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट जो था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का कैसे करना है। सो इस तरह से है। और अगर बात करते हैं नॉन मार्केट में, तो आप देख पाओगे कि जैसे नॉन मार्केट अप्रोच जो है प्रमोट करना मिटिगेशन एडेप्टेशन को, और कोई भी ऐसे इमिशंस रिडक्शन जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये है नॉन मार्केट बेस्ड, जो कि एक से ज़्यादा ऐसे पार्टिसिपेटिंग पार्टी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली होता है ना कि कुछ आप सेल कर सकते हो, कुछ सेल नहीं कर सकते। जो नहीं सेल कर सकते हो वो नॉन मार्केट में रखा गया है बेसिकली। देखो यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो है कोरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे आप देख पाओगे। जैसे ये एक है कि ट्रांसफरिंग कंट्रीज है, ठीक है, और एक है रिसीविंग कंट्री। और ITMOS ट्रांसफ़र का बात यहाँ पे किया गया है, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस इमिशंस एक इन्वेंट्री हो गया, और फिर एक है ग्रीन हाउस इमिशंस इन्वेंट्री, अलग अलग टाइप से। फिर आप यहाँ पे देखोगे जो एडजस्टेड इन जो इमिशंस बैलेंस है, ठीक है, सो NDCs टारगेट पे, इसमें ये बात कहा गया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और एक है कि मिटिगेशन से पहले जो है, ठीक है, सो मिटिगेशन से पहले, अब मिटिगेशन के बाद क्या एक्टिविटी है, और एक एडजस्टमेंट जो इमिशंस बैलेंस का बात किया गया है यहाँ पे, ठीक है। सो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये भी यहाँ पे है कि मिटिगेशन एक्टिविटी से पहले जो है, और जो आफ्टर जो एक्वायर अगर हम लोग किए हैं ITMOs इंटरनेशनल ट्रेड में,
तो इस पे यहाँ पे बेसिकली बात किया गया है कि कैसे जो एक होता है कि जो कंट्री है जिसके पास ज़्यादा कार्बन है वो ट्रांसफ़र करेगा, और जो कोई ऐसा कंट्री है जो रिसीव करेगा, ठीक है। सो एक दूसरे के बीच में देखने को मिल जाता है। देखो, करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है कंट्रीज़ के बीच में इमिशंस लेवल को चेंज किया जाता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर ये 3 लेवल पे देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे बात कहा गया है, बताया गया है। एक ग्रीन हाउस गैस मेट्रिक, ठीक है, और एक नॉन ग्रीन हाउस गैस मेट्रिक, ठीक है। सो इसमें क्या है कि नॉन ग्रीन हाउस गैस मेट्रिक में कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसका एग्जांपल है। और ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक्स में इकोनॉमी वाइड एनुअल लेवल जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का, ये यहाँ पे आता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बस यही था। एक है पॉलिसीज एंड मेजर्स, जो कि कंट्रीज के अंदर ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक्स में यही ध्यान रख लेना है। एक तो जो जैसे बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक्स के अंदर में आ जाते हैं। और यहाँ पे यही होता है कि जो भी ऐसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका जो है कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादातर देखने को मिल जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का जो है ये ग्रीन हाउस इमिशंस में। तो ये चीज़ इसमें रखा गया है। देखो, कुछ डिफरेंस हैं, लाइक कार्बन क्रेडिट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। सो स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन का बात करते हैं, ये क्योटो प्रोटोकॉल में और पेरिस एग्रीमेंट के जो आर्टिकल 6 में मेंशन है, ठीक है। सो इसमें तो जो कीटो प्रोटोकॉल है ना, इसमें बेसिकली ये लिमिटेड है डेवलप्ड कंट्रीज तक ही, ठीक है। और बेसिकली ये होस्ट किया जाता है डेवलपिंग कंट्री के थ्रू। इसमें यही था ना कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीज कर चुके हैं इमिशंस को, तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इस तरह से जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज तक ही लिमिटेड है। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट का जो है इसमें स्कोप का बात करते हैं तो सारे कंट्रीज जो हैं इसके अंदर में आ जाते हैं। एडप्शन का बात करते हैं, एडप्टेशन फंडिंग का, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये शेयर किया जाता है फ्रॉम सीडीएम प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ये बेसिकली एडप्टेशन फंड को डायरेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पे। जबकि इसमें पेरिस एग्रीमेंट में जो है ये 5% ऑफ जो प्रोसेस है वो यहाँ पे 6.4 के ट्रांजेक्शन आर्टिकल जो जिसमें मेंशन है उसके अंदर एलोकेट होता है फॉर ग्लोबल एडप्टेशन फंड, ठीक है। सो ये 5% यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर मार्केट स्कोप का बात करते हैं तो ये फोकस करता है ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म पे, लाइक जैसे कि सीडीएम हो गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो यहाँ पे जिस तरह से शेयर किया जा रहा था इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में तो वही है यहाँ पे, एंड ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल जाता है इसके बीच में, ठीक है। मार्केट स्कोप में लीगेसी क्रेडिट का बात करते हैं तो अलाउ करता है यूज ऑफ ओल्डर क्रेडिट, ठीक है, फ्रॉम इन एक्टिव प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो होते हैं जो बहुत लंबे समय तक नहीं वर्क करते हैं, ठीक है, सो उनको यहाँ पे शेयर करने का बात किया गया, ठीक है। और बस यही है। फिर चलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस पे, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस का बात क्यों क्या किया गया है यहाँ पे, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो बेसिकली डिसअपॉइंट हुए हैं, ठीक है, विद द इन्हांस NCQG जो स्टेप्स था ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, इसको लेकर के, ठीक है। सो बेसिकली जैसे इंडिया ने भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपोज किया था, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये न्यूज़ में हो जाता है। सो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं मोस्टली इसमें ये खुश नहीं रहे। देखो, NCQG का बात करते हैं तो ये COP21 में लाया गया था, जो कि एक नया क्लाइमेट फाइनेंस गोल को सेट करता है, और पोस्ट 25 से, ठीक है। सो इस तरह से जो है इसका काम है। और NCQG का अगर बात करते हैं यहाँ पे तो एक आर्टिकल देखने को मिल जाता है, ठीक है, आर्टिकल 9 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखा गया था। और इसमें क्लाइमेट फाइनेंस का बात करते हैं तो ये लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फंडिंग है फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट, अल्टरनेटिव सोर्सेस हो गए, ठीक है। सो इस तरह से इसमें देखने को मिल जाता है। और पार्टिकुलरली अगर बात करते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज जो वल्नरेबल सिचुएशन में है उनको बेसिकली यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करने का बात किया जाता है। देखो, की फैक्ट है क्लाइमेट फाइनेंस का, लाइक 90% ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो UNDP के मिटिगेशन एक्शन के अंदर देखने को मिलता है, एंड अप्रोक्स 94% जो है एग्जिस्टिंग क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट जो है या तो अभी डेब्ट और फिर इक्विटी के तौर पे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है जैसे होता है कि आप अगर
अपना शेयर कर रहे हो कि नहीं, अब मुझे क्लाइमेट को कहीं न कहीं बचाना है, ठीक है? तो क्लाइमेट को सेव करना है, तो अगर आपका कुछ शेयर है तो उस बीच में हो सकता है कि आपको उसका कहीं न कहीं बेनिफिट मिले किसी भी तरह से, ठीक है? या फिर आपको रिकॉग्निशन दे करके या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करके या किसी अगर आप क्लाइमेट क्लाइमेट इको फ्रेंडली वी कैन से कि अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उसमें कहीं न कहीं आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है? सो इस तरह से समेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। देखो ग्लोबल फाइनेंस मैकेनिज्म जो है यूएनएफसीसीसी के अंदर क्या-क्या है, सो लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है? ये पूछा जा सकता है कि लॉस एंड डैमेज फंड पूछा भी गया है। ये कोप 27 में लाया गया था, ठीक है? और ये इजिप्ट में, ठीक है? जो कि कोप 28 से ऑपरेशनलाइज हो जाता है और इसमें बेसिकली ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाता है लॉस एंड डैमेज फंड। देखो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये पूछा जा सकता है। सो ये इस्टेब्लिश किया गया था कोप 16 2010 में। तो ये जो टर्म है ना कि कब कौन लाया गया था उसको ध्यान रख लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिर है एडेप्टेशन फंड, ये 2001 में स्टेबलाइज किया गया था और इसमें बेसिकली अगर बात करते हैं इसका SCCF का स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, सो ये भी इस्टेब्लिश किया गया था कोप 7 का 2001 में। सो इस तरह से और एक GEF है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बेसिकली एडमिनिस्टर करता है SCCF को, ठीक है? स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को कौन करता है? सो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है? देखो एक है LDCF, ठीक है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, तो ये भी 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें ये बात कहा गया था कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री पार्टीज हैं, ठीक है? उनको हेल्प करना है, असिस्ट करना है ताकि जो नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन है या फिर जो उनका एडेप्टेशन है वो अच्छे से कर सके, ठीक है? सो इस तरह से यहाँ पे और ये भी जो है ये भी एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाई GEF। तो ये चीज़ है। देखो कुछ ऐसे रिलेटेड न्यूज़ हैं लाइक फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज, ठीक है? जैसे जो बोर्ड है फॉर लॉस एंड डैमेज फंड ये डिसाइड करेगा टू फंड लाइक रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज, ठीक है? तो ये बोर्ड एक सेटअप होता है, तो इसका ये ध्यान रख लेना है। और जो लॉस एंड डैमेज का यहाँ पे बात किया गया है क्योंकि जो भी ऐसे कंट्रीज़ हैं बेसिकली कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं या फिर कोई वल्नरेबल सिचुएशन में या वैसे उनका जियोग्राफिकल एरिया है लाइक वहाँ पे ज़्यादा फ्लड हो गया है, ठीक है? हीट वेव देखने को मिला है, तो वो कंट्री जो कहीं ना कहीं ज़्यादा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो उनको कैसे हेल्प करना है फाइनेंशियली, ठीक है? सो ये एक है FRLD, ठीक है? सो फंड टू रिस्पॉन्ड टू लॉस एंड डैमेज, ये कोप 27 में इस्टेब्लिश किया गया था ऑफ UNFCCC। ये आपको पता होना चाहिए कि ये इजिप्ट में हुआ था, ठीक है? 2022 में। ये होस्ट कंट्री जो है फॉर बोर्ड ऑफ फंड ये फिलीपींस ने का एक है, ठीक है? इसी के अंदर में देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से जो है देखो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो भी हम लोग बार बार देख रहते हैं ये इम्पोर्टेंट है ही। सो इसका जो है ये 67th जो GEF काउंसिल हुआ उन्होंने 736.4 मिलियन डॉलर्स जो है उन्होंने फंडिंग को अप्रूव किया है, ठीक है? बट ये जानना जरूरी है कि GEF है क्या, ये किसके अंदर में आता है, ये कब लॉन्च हुआ है, ठीक है? पहले हम लोग देख लेते हैं इसके आउटकम के बारे में। तो फंडिंग को जो मोबिलाइज किया गया है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं और जो कि GEF ट्रस्ट फंड से उनको दिया गया है, ठीक है? और ये किसको दिया जाएगा आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, ठीक है? उनको ही तो दिया जाएगा, ठीक है? तो ये जो फंडिंग मोबिलाइज किया गया है तो इसमें 3 ऐसे शामिल हैं, ठीक है? जैसे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि GEF GEF फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है? GEF फैमिली फॉर GEF फैमिली ऑफ फंड बोल सकते हैं, ठीक है? सो GEF फैमिली ऑफ फंड में कौन कौन से आ जाएंगे ये ध्यान रख सकते हो। सो एक तो खुद GEF ट्रस्ट फंड है, ठीक है? फिर लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, तो ऐसे ध्यान रख लो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ठीक है? सो LDCF है और एक है GBF, ठीक है? सो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, सो इन सबों ने मिल करके ये 736.4 बिलियन फंड को मोबिलाइज किया है। देखो अगर बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रेट ग्रीन वॉल हो गया, सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया, ठीक है? ये सब इसमें देखने को मिल जा रहा है। देखो ग्रेट ग्रीन वॉल जो है ये फोकस करता है जो लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम जो देखने को मिल रहा है साहेल रीजन ऑफ अफ्रीका में। सो ये पूछता भी है कि कौन कौन से आते हैं, सो ये ध्यान रख लेना। उसमें ये उसको कैसे रिस्टोर किया जा सके वो इस पे फोकस कर रहा है GGW में जो ग्रेट ग्रीन वॉल है, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं साहेल रीजन में कौन कौन से कंट्री आते हैं तो यहाँ पे देखो तो जैसे एक है बुर्किना फासो, ठीक है?
बुर्किना फासो हो गया, फिर चैड हो गया, ठीक है, चैड हो गया, गैम्बिया हो गया, ठीक है, और ग्यूनिया हो गया, ठीक है, माली हो गया, ओके, मोरितानिया हो गया, ठीक है। सो इस तरह से नाइजर नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, सेनेगल हो गए, ठीक है, सेनेगल हो गए, और वी कैन से कि कैमोरिन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो कंट्रीज़ हैं ये सब साहेल रीजन में आ जाते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो। इसमें दो ऐसे इंडियन प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, लाइक जो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज है बायोडाइवर्सिटी का, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है, जो कि बेसिकली जो कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट है उसको मीट करता है, ठीक है। एक है कोहैबिटेट, ठीक है, कोहैबिटेट का अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली ऐसा सस्टेनेबल मैनेजमेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जिसमें कि फोकस किया जाता है वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड पे, ठीक है। सो इस तरह से जो है यहाँ पे ध्यान रख लेना है। इसमें क्या होता है कोहैबिटेट से, ये होता है कि जो भी ऐसे माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्रीज से, जो कि फॉलो करते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को, ठीक है, सो उनको कहीं ना कहीं कंजर्व किया जा सके अच्छे से। देखो ये इसमें जो ये प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय यूएनडीपी, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे अदर इंडियन मिनिस्ट्रीज, बेसिकली वी कैन से कि MOEFCC है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। तो इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट है ये दो मिल करके कर रहे हैं। देखो अब हम लोग देख लेते हैं GEF के बारे में, ठीक है। सो ये बेसिकली इसमें 18 एजेंसीज देखने को मिलते हैं जो कि वर्ल्ड के जो मोस्ट ऐसे चैलेंजेस इन्वायरमेंटल इशू हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इसमें एड्रेस किया जाता है। इसका सेटअप का बात करते हैं तो ये 1992 में लाया गया था, जो कि रियो अर्थ समिट के अंदर, ठीक है। सो ये भी ध्यान रख लेना है। इसका गवर्नेंस का बात करते हैं तो जो एक काउंसिल होता है जो कि मेन गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना। देखो फंक्शन का बात करते हैं तो ऐसे कुछ ऐसे सेवरल फाइनेंशियल मैकेनिज्म होते हैं जो कि ऐसे 5 कन्वेंशन है इसके अंदर, लाइक UNFCCC, ठीक है, और CBD हो गया, और UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, और मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ठीक है। तो ये जो हैं ये जितने भी ऐसे कन्वेंशन हैं अलग अलग ये पार्टी जो कराते हैं, तो इनके जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है इनके लिए ये सर्व करता है GEF, ठीक है। सो GEF सर्व करता है एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ठीक है। देखो GEF ट्रस्टी एक है, ये किसका है तो वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि GEF ट्रस्टी इनिशिएटिव किसका है, सो वर्ल्ड बैंक का है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा भी गया ना। इसमें ये है कि जो भी ऐसे जो अगर बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ये वर्क करता है एज अ ट्रस्टी, ठीक है, एज अ ट्रस्टी ऑफ GEF, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो भी ऐसे कंट्रीज होते हैं जो GEF के अंदर अपना फंड दिए हुए हैं, ठीक है, सो उसको जो है वर्ल्ड बैंक वो फंड को मैनेज करने का काम करता है। देखो मेंबर कंट्रीज का बात करते हैं तो ये इंडिया भी इसका मेंबर है, और सेक्रेटेरिएट जो है वाशिंगटन DC में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ की इनिशिएटिव्स हैं जो फोकस करता है लाइक स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम, ठीक है, जो कि कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है उनके कंजर्वेशन को सपोर्ट को लेकर के। एक है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ठीक है। सो ये क्या करता है कि एडप्टेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है इन वनरेबल नेशंस में, ठीक है। एक है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ठीक है। सो ये भी फोकस करता है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को सपोर्ट करने में। देखो एक प्लेनेट गोल्ड करके है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। तो प्लेनेट गोल्ड जो है ये इसका काम क्या है, तो जो भी ऐसे मरकरी का यूजेज है, ठीक है, लाइक आर्टिसनल में हो गया, स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग हो गया, उनको कैसे कम करना है ये प्लेनेट गोल्ड का काम है। ब्लू नेचर अलायंस का बात करते हैं तो बेसिकली ये जो कंजर्व करता है ओशियन और मैरीन बायोडाइवर्सिटी को। देखो अंटार्कटिक ट्रीटी ये न्यूज में रहता है, और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के भी कुछ ऐसे स्टेशन हैं, रिसर्च स्टेशन हैं। सो इस तरह से जो है ये न्यूज में हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ था, ठीक है, और एक 26th कमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है ये देखने को मिला जो इंडिया में कंक्लूड हुआ, इस कारण से न्यूज में था। देखो अगर बात करते हैं तो ये होस्ट किया गया बाय द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। और ये NCPOR जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है एज अ एटोनोमस रिसर्च डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस इन 1998 में। तो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिल जाता है। मेजर्स डिसीजंस और रेजोल्यूशन जो है ये अडोप्ट किए गए एट ATCM
जो कि बेसिकली जो प्रिंसिपल है अंटार्कटिक ट्रीटी को, उसको कहीं ना कहीं इन्हांस करता है, उस पर उसको इफेक्ट में लाता है। देखो अंटार्कटिक ट्रीटी का बात कर लेते हैं, तो ये 1959 में साइन किया गया था वाशिंगटन में, ठीक है। इसमें ऐसे 12 कंट्रीज थे जो कि फोर्स में आते हैं, ठीक है, ये 1961 में। देखो मेंबर्स का बात करते हैं तो 57 में से 29 जो है ये कंसल्टेटिव पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग के तौर पे देखने को मिलते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया जो है ये पूछा सकता है, सो इंडिया जो है एक कंसल्टेटिव पार्टी के तौर पे है 1983 से, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी का बात करते हैं तो एरिया जो है साउथ का, अब 60% साउथ लेटीट्यूड इसमें होता है। ऑब्वियस सी बात है ना कि जो अंटार्कटिक ट्रीटी किधर देखने को मिलेगा, साउथ में ही है पूरा फैला हुआ, ठीक है, और नॉर्थ में तो आर्टिक रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे की प्रोविजंस हैं अंटार्कटिका को लेकर के, जैसे अंटार्कटिका जो है, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका में क्लाइमेट चेंजेस के कारण वहाँ पे जो है ट्री और स्मॉल प्लांट सब ग्रो होने लगे थे, ठीक है। सो भी एक इशू था, सो इस उसके पॉइंट से भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अब यहाँ पे चलते हैं। अंटार्कटिका ये जो है ये यूज किया जाएगा फॉर पीसफुल पर्पस ओनली, ठीक है। ये नहीं कि आप अपना कॉमर्शियल और इस चीज़ के लिए करोगे, यहाँ पे पीसफुल पर्पस से यूज किया जाएगा, ऐसे की प्रोविजन से। बेसिकली इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, वो सब चीज़ पे यहाँ पे बैन लगाया गया है। देखो कुछ ऐसे अदर एफर्ट हैं ताकि अंटार्कटिका को सेफ गार्ड किया जा सके। तो एक 1972 में लाया गया था कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका सील, ठीक है। अंटार्कटिक सील बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सी जो वाटर एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, उसको कैसे प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जा सके, ये चीज़ लाया गया था। फिर कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरिन लिविंग रिसोर्सेज, जो कि 1982 में लाया गया और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया। एक है प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी, जिसको कि मैड्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1991 में था और इंडिया ने साइन किया है, ठीक है। सो इस तरह से ये इसको समझ लेना है। मैड्रिड इनिशिएटिव जो है प्रोटोकॉल है, उसको इंडिया ने साइन किया है। देखो इंडियाज़ का और अंटार्कटिक इनिशिएटिव का बात करते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। सो रिसर्च स्टेशन जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हैं, और कुछ ऐसे एक्ट हैं, ठीक है। सो रिसर्च स्टेशन ध्यान रख लेना है कि 1983 में सेटअप किया गया था ऐसा फर्स्ट रिसर्च स्टेशन, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। सो दक्षिण गंगोत्री से ध्यान रख लेना क्योंकि ये साउथ में है और गंगोत्री है, तो इस तरह से दक्षिण गंगोत्री। देखो करेंटली ऑपरेशनल कुछ हैं अभी वहाँ पे अंटार्कटिका में, लाइक मैत्री है जो 1989 से है, एंड भारती 2012 से, ठीक है। सो मैत्री 2 जो है अनाउंस किया गया है इन ATCM 46 में, ठीक है, अंटार्कटिका काउंसिल जो हुआ था। देखो यहाँ पे है रीअफर्मिंग ट्रीटी कमिटमेंट है, जो कि 2022 में इनेक्ट किया गया, ठीक है। देखो कुछ अदर इनिशिएटिव हैं न्यूज़ में, उसको हम लोग देख लेते हैं, लाइक क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड नेटवर्क, ठीक है। ये बेसिकली इसका 10th एनिवर्सरी था, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 साल 15 साल 25 ईयर्स जो 50 ईयर्स जो होते हैं, उसको लेकर के UPSC ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना है। तो CTCN जो है इसका हेडक्वार्टर का बात करते हैं तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम ये है कि बेसिकली इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे जो भी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ऐसे इसको समझो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उनको कहीं ना कहीं अपना सेल्फ वी कैन से कि डिफेंस के लिए इनको टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है, और कुछ ऐसे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और जो भी ऐसे इक्विपमेंट हैं, ठीक है। सो उसका कहीं ना कहीं ज़रूरत हो जाता है। तो CTCN का ये काम होता है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशन लाना है, ठीक है, सॉल्यूशन देना है कि आप बेसिकली जो क्लाइमेट इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी है उनको कैसे अडोप्ट करना है, उसमें जो कि लो कार्बन को इमिट करे, उसके लिए ये हेल्प करता है CTCN वैसे सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। सो इस तरह से जो है बेसिकली एक जो सॉल्यूशन है ये टेक्नोलॉजी को लेकर के, ठीक है। सो इस तरह से ये फोकस करता है। अब चलते हैं हम लोग क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव्स, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इन्होंने क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 को अनवील किया है। सो पूछा सकता है ये किसका है, सो UNDP का है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है, ठीक है। सो अगर बात करते हैं क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव्स के बारे में, तो ये ऐसा इनिशिएटिव है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है उनके क्लाइमेट एक्शन को लेकर के, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऐसा ऑफर है और टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। और ये ईच पार्टी जो है पेरिस एग्रीमेंट का, वो उनको रिक्वायर है टू इस्टेब्लिश NDC, आपको पता होना चाहिए, जो कि इंक्लूड करता है टारगेट फॉर मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ से देखने को मिल जाता है।
देखो क्लाइमेट प्रॉमिस जो है 2025 का, ठीक है, जो पूछा सकता है, सबसे पहले ये ध्यान रख लो कि ये तो यूएनडीपी का है, ठीक है, और इसका एम पूछा सकता है। तो एम ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज का एनडीसीज, उसको कैसे अलाइन करना है प्रॉपर वे में, ताकि जो गोल है 2015 का पेरिस एग्रीमेंट का, उसको अचीव किया जा सके। देखो, एक है ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, ठीक है। सो ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप ये यूनेस्को ने लॉन्च किया, पूछा सकता है किसका इनिशिएटिव है। सो यूनेस्को का है। सो यूनेस्को ने लॉन्च किया है ऐसे दो न्यू टूल्स, जो कि नाम रखा गया है न्यू ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस, और एक है न्यू ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और ये किसके अंदर में है, तो ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के अंदर में। सो नाम से ही पता चल जा सकता है कि एजुकेशन पे फोकस ही रहता है यूनेस्को का। तो देखो, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें कि 80 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं कंट्री को, ताकि जो क्लाइमेट क्राइसिस है, ठीक है, क्रिटिकल रोल ऑफ एजुकेशन के कारण, ठीक है, सो उसको कैसे टैकल किया जा सके, उसको कैसे यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया। देखो, जो न्यू सीजीसी है, ठीक है, जीसीजी ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस, ये ऐसा एक प्रैक्टिकल मैनुअल प्रोवाइड करेगा, जो कि ऐसा फर्स्ट टाइम होगा, ठीक है, ताकि जो क्लाइमेट एजुकेशन है, ठीक है, उसको कैसे यहाँ पे समझा जा सके, और जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको इन्वायरमेंटल कि जो भी ऐसे इश्यूज हैं उसको यहाँ पे एड्रेस करने का बात किया गया है, ताकि उसको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, ठीक है, वो सारे टॉपिक को जो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक ब्रॉड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग का बात किया गया है, ताकि एजुकेशन के फील्ड में ही लोगों को अवेयर किया जा सके, वहीं से अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड किया जा सके। एक है न्यू जीएस की विथ, ठीक है, ये ऐसा सेट है मिनिमम रिक्वायरमेंट का कि कैसे एक ग्रीन स्कूल को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव्स एक है, ठीक है, सीपीआई। तो क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है, ये पॉलिसी इनिशिएटिव ये रिलीज किया गया ड्यूरिंग UNFCCC COP29 में, ठीक है। सो ये क्या है, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2024। सो जो सीपीआई है, ये इंडिपेंडेंट नन नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि बेसिकली जो फाइनेंस पॉलिसी होते हैं, ठीक है, फाइनेंस एंड पॉलिसी में उन पे कहीं ना कहीं इनका अच्छा कमांड होता है, डीप एक्सपर्टीज इसमें हो जाते हैं सीपीआई के अंदर में, ठीक है। सो इसका बात करते हैं, तो ये लॉन्च किया गया था 2009 में, जो कि सपोर्ट करता है नेशंस को लो कार्बन इकोनॉमीज बिल्ड करने में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये देखने को मिलता है कि कैसे इफ़ेक्टिव क्लाइमेट और ग्रीन और जो लैंड यूज पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। देखो, यहाँ पे है कुछ ऐसे इसके रिपोर्ट हैं, लाइक क्लाइमेट फ्लोज जो है इनको सरपास किया गया है 1.5 ट्रिलियन से, ठीक है, इन 2023। और इसमें ये देखने को मिला कि जो फॉसिल्स फ्यूल इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर फॉसिल्स फ्यूल सब्सिडीज है उसको बढ़ाया गया है और कंटिन्यू किया गया है 2020 से ही, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया है। देखो, सिंस अगर साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव्स का बात करते हैं, SBTI का, तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने कि अपना वॉइस रेज किए हैं, ठीक है, कि किस तरह से ये जो डिसीजन है ये कंपनी के ऑफशूट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड है, जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेकर के अपना कंसर्न यहाँ पे बताया है। सो SBTI के बारे में जानना जरूरी है कि एक कॉरपोरेट क्लाइमेट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इनेबल करता है कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड वाइड टू कॉम्बैट क्लाइमेट क्राइसिस को, ठीक है। ये जो है डेवलप करता है कि स्टैंडर्ड टूल और गाइडेंस को, ताकि जो कॉरपोरेट क्लाइमेट टारगेट है उसको मीट किया जा सके, ठीक है। सो ये बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया गया है एज अ चैरिटी, सो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना चलेगा। और ये जो SBTI है, ये इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स इंक्लूड हैं, लाइक जैसे कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट हो गया, और UNGBGC बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वी मीन बिजनेस, ठीक है। सो फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ये सब इसमें शामिल है। फिर ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक नाइस प्रोग्राम है जो कि इंडिया को बेसिकली इनवाइट किया, इंडियन रिसर्चर्स को इनवाइट किया, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको कैसे कॉम्बैट किया जा सके। सो जो नाइसेस है, ये नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है बेसिकली, ठीक है। ये कंसेप्चुलाइज किया गया 2012 में, ठीक है, और ये ऑपरेट किया जाता है बाय इंडियन इसरो एंड
डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इसमें अदर कुछ मिनिस्ट्रीज हैं लाइक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस के फ्रेमवर्क के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो है इसका ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि बेसिकली किस तरह से जो लॉन्ग टर्म इसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स हैं उसको कैसे डिसमिनेट करना है, रीजनरेट करना है। और ये इसका एम अभी है रिसेंट में कि बेसिकली एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी पार्टिसिपेट करके ये सारी चीज़ को कैसे इन्हांस किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉम्बैट किया जा सके। देखो एक है इंटरैक्ट, ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन द आर्कटिक, ठीक है। तो अब आर्कटिक का बात किया जा रहा है। सो इंटरैक्ट जो है, इंटरैक्ट ये प्रोजेक्ट है लार्ज नेटवर्क ऑफ रिसर्च स्टेशन का, जो कि आर्टिक सराउंडिंग रीजन में फोकस कर रहा है। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंटरैक्ट प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है या फिर इसका क्या अभी फाइंडिंग हुआ है, क्या इनिशिएटिव है। इसमें हम लोग बात करते हैं तो रिसर्च स्टेशन जो है ये स्प्रेड है अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप, रशिया, यूएस, कनाडा, ठीक है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फेरोज आइसलैंड, स्कॉटलैंड। क्योंकि जो है ये कहीं ना कहीं आर्कटिक रीजन में आ जाते हैं ये सारे इधर वाले रीजन, ठीक है, नॉर्थ साइड का। तो इस तरह से जो है ये कहीं ना कहीं किसी कंट्री का सेटअप है यहाँ पे रिसर्च स्टेशन। इसका प्रोजेक्ट का बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट जो है फंड किया जाता है बाय द यूरोपियन यूनियन। ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। सो किस तरह से जो है यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग का बात किया गया है ताकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और भी जैसे प्रिडिक्शन करना है या फिर इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सब यहाँ पे बात किया जाता है। एक है MYAC, ठीक है, 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंजेस, ठीक है। सो पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंजेस का टर्म किससे रिलेटेड है, ठीक है। सो 1MYAC जो है ये बेसिकली प्रमोट किया गया है बाय UN क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप, ठीक है। सो UNCC लर्न का एक इनिशिएटिव है 1MYAC, ठीक है, 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसका एम है कि जो यूथ हैं 10 से 30, ठीक है, 10 to 30 ईयर्स ओल्ड के, उनको कैसे इनकरेज करना है ताकि जो सस्टेनेबल फ्यूचर का जो एक्शन है, ठीक है, उसको कैसे यहाँ पे लिया जा सके। कहीं ना कहीं अवेयरनेस का यहाँ पे बात किया गया है। देखो ये वर्क करता है टू प्रमोट 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि एक SDG 6 जो क्लाइमेट, वाटर एंड सैनिटेशन पे फोकस करता है। SDG 12 जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पे करता है। एंड जो SDG 13 जो है क्लाइमेट एक्शन, एंड 15 जो है लाइफ एंड ऑन लैंड पे फोकस करता है। सो ये 4 टारगेट जो गोल है इस पे इसको कैसे प्रमोट करना है, यहाँ पे यूथ लोगों का 10 to 30 ईयर्स का यहाँ पे इंकरेज करने का बात किया गया है। UNCC लर्न जो है ये कोलेबरेटिव इनिशिएटिव है। इसमें 36 मल्टी लिटरल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, ठीक है, जो कि कंट्रीज को हेल्प करते हैं ताकि जो स्किल है, ठीक है, नॉलेज है, उसको कैसे डेवलप किया जा सके जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया है। अब चलते हैं हम लोग क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन पे, ठीक है। इसमें ग्रीन क्रेडिट रूल है ऐसा न्यूज़ में। सो मिनिस्ट्री रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, इन्होंने एक गाइडलाइन इशू किया है अपने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लेकर के, ठीक है। सो क्या प्रोविजंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। सो ये जो है ये फोकस करता है ऑफ वर्क ऑफ प्लांटेशन, जो भी ऐसे फॉरेस्ट हैं जो डिग्रेड हो चुके हैं, ठीक है, सो उसको कैसे रिस्टोर करना है, इको रिस्टोरेशन का यहाँ पे बात किया गया है अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। देखो कुछ ऐसे नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं जो कि प्लांटेड हैं जो डिपेंड करते हैं ऑन साइट करेक्टरिस्टिक ऑफ वी कैन से कि जो एंड साइट कंडीशंस पे। जैसे क्या होता है ना कि कुछ ऐसे प्लांट है, ठीक है, लाइक अगर वो अभी रिसेंटली हम लोग ग्रो करते हैं या फिर उसको प्रॉपर वे में वाटर नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये एडप्टेबल नहीं है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे किस तरह से बात किया गया है, इसके डिस्कशन किया गया है, ठीक है। ये सारा चीज़ है उसको कैसे करेक्टराइज किया जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया है। देखो एक्टिविटीज़ फॉर इको रिस्टोरेशन जो है ये लिमिटेड नहीं रहेगा टू द प्लांटेशन ऑफ ट्री, ठीक है। इसको इसमें और भी ऐसे अदर एक्टिविटीज़ इंक्लूड किए गए हैं लाइक सर्ब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, ग्रासेस हो गए, सॉइल हो गया, मॉइस्चर कंजर्वेशन हो गया, ये सारा चीज़ को कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और प्रेफरेंस की बात करते हैं तो इंडिजिनस स्पीसीज़ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है।
और बस इसमें यही है। और एक है जैसे कोस्ट एस्टिमेटेड जो है इसका टाइटल रखा गया है, लाइक इको रिस्टोरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ये सब मेंस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। देखो ICFRE जो है, ये ICFRE इंस्ट्रक्ट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कंडक्ट करते हैं ट्री प्लांटेशन को विद इन 2 ईयर, ठीक है। सो ये चीज़ें देखो अबाउट ग्रीन क्रेडिट, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट का बात करते हैं तो एक सिंगुलर यूनिट होता है ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइडेड फॉर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़, जैसे कि जो भी ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे उसको कैसे डिलीवर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे बात किया जाता है और ये ट्रेड कर सकते हैं डेडिकेटेड एक्सचेंज को, ठीक है, जो कि कार्बन क्रेडिट के सिमिलर हो। देखो एक होता है ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट। सो अभी हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो यही बोला गया है कि ये लगभग लगभग सिमिलर होता है, बट डिफरेंस तो होगा ही। सो इसमें देखो जैसे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का बात करते हैं तो ये ऑपरेट किया जाता है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, ठीक है। लेकिन जो कार्बन क्रेडिट है ये आपको देखने को मिलेगा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर, दी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। सो ये चीज़ कॉमन डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीन क्रेडिट का अगर बेनिफिट्स का बात करते हैं तो ये बेनिफिट्स इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को होता है, जो कि कार्बन क्रेडिट है ये प्राइमरली बेनिफिट करता है इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेशन को। ऑब्वियस सी बात है ना, ये इनके बीच में एक्सचेंज देखने को मिलता है कि जो अगर कम जो कंपनी कम रिलीज किया है वो कार्बन क्रेडिट को सेल कर सकता है मार्केट में, ठीक है। सो देखो ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटीज़ जो है ये क्वालिफाई करता है फॉर कार्बन क्रेडिट, ठीक है। और बात करते हैं बेसिकली ये को बेनिफिट करता है लाइक कार्बन इमिशंस रिडक्शन को, और ऐसे वाइस वर्सा। ऑब्वियस ये है जो मैंने बताया कि किस तरह से एक्सचेंज किया जाता है कार्बन क्रेडिट को। यहाँ देखो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का बात करते हैं तो ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन के लिए। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट एज स्टॉक होल्डर शामिल हो सकता है। इसका एम है जो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इनिशिएटिव था, जिसमें कि बात किया गया है कि इनकरेज इंडस्ट्रीज कंपनीज और भी अदर एंटिटीज़ जो हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है उसको अलाइन करने का ये काम करता है। देखो इसमें एलिजिबल एक्टिविटीज़ जो हैं लाइक कैसे प्लांट लगाना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है उसको कैसे सस्टेनेबल वे में करना है, ये सब कुछ एक्टिविटीज़ इसके अंदर में आ जाते हैं। ये बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया है अंडर दी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अभी जो हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखें। और बेसिकली नोडल एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। देखो गवर्नेंस स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो ये इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी यहाँ पे है इसके अंदर, और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन जो है ये सर्व करता है एज GCP एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ से देखने को मिल जाता है। देखो अदर कुछ कार्बन मार्केट एंड ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो है इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। जो कि बेसिकली जो एक्ट था एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 को, वो इसमें लाया जाता है। तो ये चीज़ है उसको अमेंड करके ये सेटअप किया गया कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। और ये इस्टेब्लिश करता है इंडियन कार्बन मार्केट को दो मैकेनिज्म पे, एक तो है कि कंप्लायंस मैकेनिज्म और एक है ऑफसेट मैकेनिज्म, ठीक है। सो कंप्लायंस मैकेनिज्म में ये देखने को मिलता है कि ये बेसिकली मैंडेटरी होता है प्रोग्राम, मैंडेटरी प्रोग्राम है फॉर दी एनर्जी इंसेंटिव्स, जैसे कि जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करेंगे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इंटेंसिटी टारगेट को, ठीक है। सो इस तरह से इनिशियली अगर बात करते हैं तो इसमें 9 सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, लाइक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, आयरन स्टील हो गया, पल्प पेपर हो गया, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब जो है इसके अंदर में आता है। सो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे एक टारगेट लाएगी कि आपको जो एनर्जी है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं इतना इतना ही इमिट करना है। अगर इससे ज़्यादा इमिट करोगे तो वही जो कंसेप्ट आता है कार्बन क्रेडिट का वो चीज़ देखने को मिलता है। देखो ऑफसेट मैकेनिज्म जो है यहाँ पे ये वॉलंटरली प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म है, ठीक है, जो कि बेसिकली कवर नहीं किया गया है अंडर कंप्लायंस मैकेनिज्म, ठीक है। सो ये चीज़ें दोनों अलग अलग है। सो इस तरह से अदर इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं तो एक है पैट स्कीम, ठीक है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, ठीक है। ये बेसिकली लार्ज एनर्जी इंसेंटिव्स इंडस्ट्रीज को मैंडेट करता है ताकि वो जो एनर्जी कंजप्शन है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सके, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे बात किया गया है कि जो अपना टारगेट से अगर कहीं ज़्यादा करते हैं इमिट, ठीक है, सो उनको बेसिकली एक सर्टिफिकेट लेना होगा, अर्न सेविंग एनर्जी सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि ट्रेड किया जाएगा विद दोज हु फॉल शॉर्ट। वही जो मैंने बताया कि कार्बन क्रेडिट वाला जो सीन है यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली ट्रांजिशन किया जाएगा ग्रेजुअली टू कंप्लायंस मैकेनिज्म अंडर CC
TS, ठीक है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट स्कीम का यहाँ पे बात किया गया है। एक बेसिकली ये मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी एंड फैसिलिटेट करता है कंप्लायंस ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस को। देखो यहाँ पे ये ध्यान रख लेना है, अगर आप इसको 1.5K में देखोगे, ठीक है, स्पीड से, तो ये एक्स से, तो ये कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ REC जो है ये इक्विवेलेंट है 1 MWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर, ठीक है। सो इस तरह से जो है यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इतना। ग्रीन वॉशिंग टर्म आपको पता होना चाहिए। ग्रीन वॉशिंग जो बेसिकली ये होता है कि जो कंपनीज होते हैं अलग अलग, वो बेसिकली क्लेम करते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, ठीक है। क्लेम किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है उनका वो बेसिकली इको फ्रेंडली है और ये हार्म नहीं करेगा, और इस तरह से जो है अपना लेबल लगा देते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं एक फॉल्स इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये ग्रीन वॉशिंग का बेसिकली टर्म है, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। बेसिकली इधर मेंस पॉइंट से है ये सारा टर्म्स, बट ये देख लो जैसे कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उन्होंने एक इशू गाइडलाइन की, बेसिकली एक गाइडलाइन इशू किया जिसमें कि बात किया गया है प्रिवेंशन रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग इन्वायरमेंटल क्लेम 2024, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देख लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड टर्म है। सो न्यूज़ में क्या रहा कि ये जो गाइडलाइन है, ठीक है, ये बेसिकली गाइडलाइन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022 का जो है उसको कहीं ना कहीं एडवांस किया जा रहा है इसको, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे एडिशन में अगर ये देखने को मिला कि ये डेरोगेट नहीं करेगा, कुछ ऐसे अदर लॉ जो है उसको कहीं ना कहीं डेरोगेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखा गया है। देखो कुछ ग्रीन वॉशिंग के टाइम टर्म अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि ये मिसलीडिंग प्रैक्टिस होता है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे है, इसमें कुछ है नहीं, बट यहाँ पे देख लो जो कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग जनरली जो कंपनीज ट्राई टू एक्सप्लॉइट, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सो एक है ग्रीन हशिंग, ठीक है। सो ग्रीन हशिंग हो गया, ग्रीन ग्रीनसिंग हो गया, ठीक है, ग्रीन लेबलिंग हो गया, ठीक है, ग्रीन लाइटिंग हो गया, और ग्रीन शिफ्टिंग हो गया, ग्रीन क्राउडिंग हो गया। सो इस तरह से है, बट ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ग्रीन हसिंग में बात करते हैं तो इसमें देखो ये जो ग्रीन हसिंग टर्म है ना, ये ग्रीन हसिंग बेसिकली इसमें देखा जाता है कि जो भी ऐसे कंपनीज होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वेग स्टेटमेंट देते हैं रिगार्डिंग इनका जो प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली है। तो वेग स्टेटमेंट देते हैं और ये ऐसे वी कैन से कि अपना शो ऑफ करते हैं, या फिर जो भी इनके जैसे वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, ठीक है, एम्प्लॉई को भी ये ट्रेंड करके रखते हैं कि अगर कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन आता है तो वो ऐसा रिस्पॉन्स दे एम्प्लॉई वहाँ के कि उनको लगे कि हाँ जो रिक्रूट स्क्रूटनी में जो आए हैं, ठीक है, उनको लगे कि हाँ ये सब जो है सही चल रहा है यहाँ पे, और बेसिकली जो है एक मिसलीड करने का यहाँ पे बात किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये देखने को मिल जाता है, ताकि जो इनके जो स्टाफ होते हैं और एम्प्लॉई होते हैं वो एक कॉन्फिडेंट शो करते हैं कि आई नो अबाउट ऑल दिस इको फ्रेंडली, और कौन से प्रोडक्ट क्या हार्मफुल करेगा। बट इसमें बेसिकली ग्रीन हाउसिंग में देखने को यही मिलता है कि मिसलीड करने का काम करते हैं, ये ऐसा शो ऑफ करते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो उसका जो लेबल है वो इको फ्रेंडली है। देखो ग्रीन रिंसिंग ये इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। सो ग्रीन रिंसिंग में बेसिकली ये देखने को मिलता है कि जो भी ऐसे कंपनी होते हैं, जैसे वो हमेशा से अपना जो उनका रिपोर्ट होता है, जो उनका डेटा होता है, वो चेंज करते हैं ताकि जो टारगेट है उसको मीट किया जा सके, ठीक है। और बेसिकली इसमें भी जो है वो टारगेट अचीव नहीं किए होते हैं, बट दे ट्राई टू मीट दैट सेटअप गोल, ठीक है। देखो ग्रीन लेबलिंग ये तो इसमें आपको पता होगा कि एक जो भी उनका प्रोडक्ट होता है उस पर लेबल लगा देते हैं, अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है बट ऐसा लेबल लगाते हैं कि ये अपीयर हो कि इट्स सस्टेनेबल, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो एक है ग्रीन लाइटिंग, ठीक है। ग्रीन लाइटिंग जो है ये बेसिकली पार्टिकुलरली ग्रीन फीचर्स को बताता है कोई भी ऐसे बिजनेस को प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जाता है। देख इसमें भी वही है कि ये बेसिकली ऐसा अटेंशन शो करते हैं कि जो इन्वायरमेंटली हार्मफुल एक्शंस पे नहीं है, ये इको फ्रेंडली टाइप का है। तो ये चीज़ है हाईलाइट किया जाता है इसमें इनका फीचर्स को कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट होता है। ग्रीन शिफ्टिंग ये होता है कि बेसिकली इसमें ये देखने को मिल जाता है कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो अचीव तो नहीं किए होते हैं बट वो ट्राई करते हैं कि उनका जो गोल है वो मीट हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हो। फिर
और हाँ, इनका इसमें एक और ख़ास बात ध्यान में रखना है कि जो ग्रीन शिफ्टिंग में ये देखने को मिलता है कि ये अपने प्रोडक्ट को क्लेम करते हैं कि हाँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, बट जो इन्वायरमेंट को हार्म हुआ है, ठीक है, इस प्रोडक्ट से नहीं बल्कि जो इंडिविजुअल यूज कर रहा है, ठीक है, उनको वो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है ग्रीन शिफ्टिंग में। ग्रीन क्राउडिंग का बात करते हैं तो जब कंपनी जो है ये अपने अंदर के ग्रुप्स को, ठीक है, वो हाइड करता है या फिर ऐसे शो करता है कि जो सस्टेनेबल पॉलिसीज हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं बट इन स्लो वे में, ठीक है। तो इस तरह से देखने को मिल जाता है। एग्जांपल अगर बात करते हैं तो ऐसे 20 लार्जेस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं या मेंबर्स बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अलायंस है ताकि जो प्लास्टिक ग्लोबल वेस्ट है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। तो ये बेसिकली दिखाता है कि किस तरह से जो है कंपनी के अंदर ये ग्रुप बनाया जाता है ताकि जो सस्टेनेबिलिटी है उसको स्लो फॉर्म में धीरे धीरे अचीव किया जा सके। सो बस यही था इसमें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है, डैक प्लस इस प्लांट, ठीक है। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर, देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैक प्लस इस प्लांट जो है ये स्टार्ट किया गया जो कि ऑपरेशनल है आयरलैंड में, ठीक है, आइसलैंड में, ठीक है, आइसलैंड, और ये मैमथ में देखने को मिल जाता है। सो ये ध्यान रख लेना है। और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग डैक प्लस इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन कैप्चर का, ठीक है, सो इसको कार्बन कैप्चर दो तरह से करते हैं। एक तो जो है अगर इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री से अगर यहाँ से अगर कोई रिलीज हो रहा है CO2 इमिशंस हो रहा है तो यहीं पे हम लोग सेटअप करते हैं कोई ऐसा इक्विपमेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा सके। और कोई ऐसा सेटअप होता है कि इन्वायरमेंट में कहीं भी है CO2 उसको कैसे कैप्चर करना है, दो तरह से होता है। सो ये जो डैक प्लस इस प्लांट है ये कहीं भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं, नॉट ओनली इन की जो इंडस्ट्री है वहीं पे सेटअप करना है, इसको हम लोग कहीं भी सेटअप कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे। इसका खास बात यह है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से जो होता है, एटमॉस्फेयर से जो CO2 होता है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है इसमें हम लोग कैप्चर करते हैं कार्बन को। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखो सबसे पहले क्या है कि इन्वायरमेंट में जो भी एयर है उसको पहले एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फ़िल्टर लगाया जाता है और फिल्टर में जो भी ऐसे नन CO2 गैस होते हैं, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। लाइक एयर में तो बहुत सारे ऐसे गैसेस मिक्स होते हैं लेकिन CO2 को छोड़ करके सभी गैस को रिलीज कर दिया जाता है और फिर फर्दर CO2 को एक अलग फिल्टर के थ्रू यहाँ पे दो स्टेप देखने को मिलता है CO2 को ट्रीटमेंट में। यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक हीट किया जाता है इस फिल्टर को, जिससे कारण क्या होता है कि जो CO2 है वैसे भी ये भारी गैस होता है और यहाँ से CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है इस इक्विपमेंट में, आप देख पाओगे इस सिलेंडर में। और फिर जो नन CO2 गैस होते हैं उसको फिर फर्दर रिलीज कर दिया जाता है। तो जो नन CO2 गैस है उसको दो बार रिलीज किया जा रहा है। इसमें अगर दो बार रिलीज करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे गैस होते हैं कि CO2 के साथ साथ भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सो उसको फिर हीट किया जाता है उसके टेम्परेचर के बेस पे कि उसका कितने टेम्परेचर पे वो निकल सकता है बाहर, ठीक है। सो इस तरह से जो है दोनों CO2 को दो बार पहले यहाँ पे ट्रीट करेंगे और फिर फर्दर इसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है वर्क करता है, जो कि सबसे बड़ा है आइसलैंड में ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। सो बस यही था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CO2 टू मिथेनॉल कन्वर्जन, कैसे CO2 से हम लोग मिथेनॉल बनाएंगे, इसका यहाँ पे बात किया गया है। सो इंडिया का पहला CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट जो पायलट प्लांट है उसको लाया गया, पुणे में सेटअप किया गया महाराष्ट्र में, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग को ये जाना, अगर CO2 से मिथेनॉल बनाया जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि जो अभी एनर्जी एनर्जी रिक्वायरमेंट में कितना इसका हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, फ्यूल फ्यूल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे बात किया गया है कि 1.4 टन पर डे ऐसा है कि यूज किया जा सकता है, CO2 से मिथेनॉल बनाया जा सकता है, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया अंडर PPT प्रोजेक्ट, ठीक है। तो और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो सपोर्ट कर रहा है। देखो जो प्लांट जो पुणे में देखने को मिल रहा है इसमें बेसिकली इंडिजिनस कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। CO2 टू मिथेनॉल कन्वर्जन कैसे होगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो इसमें कार्बन इमिशंस को कैप्चर किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि जैसे यहाँ पे देखो दो चीज़ है। एक तो है कि हम लोग CO2 को डायरेक्टली इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले ही हम लोग कहीं ना कहीं CO2 को कैप्चर कर लेंगे
ठीक है। और हम लोग इसको कैसे कैप्चर करेंगे, या तो डायरेक्ट इंडस्ट्री से कैप्चर करेंगे या फिर पावर प्लांट से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसे भी है कि आप डायरेक्ट एयर से भी कैप्चर कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट इसमें ज़्यादातर मोस्ट फोकस किया जाता है कि इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में इंटर लेने से पहले ही उसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है कि इसको हाइड्रोजिनेट किया जाता है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन से इसमें रिएक्शन करवाया जाता है ताकि जो है ये मिथेनॉल प्रोड्यूस की करे, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं मिथेनॉल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। ये लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल होता है, ठीक है। सो ये प्रोड्यूस करता है हाई एस कोल को, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट और नेचुरल गैस जो होता है, ठीक है, वहाँ से CO2 को किस तरह से जो है कम कर सकता है, कम करता है। तो इस तरह से ये देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मिथेनॉल को हम लोग फ्यूल में यूज करते हैं, सो जो पेट्रोल और डीजल का बर्डन है, ठीक है, उसको ये रिप्लेस कर सकता है, कम कर सकता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो इस तरह से। और इन फ्यूचर ऐसा बात किया जा रहा है कि जो हम लोग कुकिंग पर्पज़ से यूज करते हैं उसको भी ये रिप्लेस करेगा। देखो कुछ इनिशिएटिव हैं इंडिया ने लिया है मिथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, जैसे नीति आयोग का है मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, ठीक है। सो ये पूछा सकता है मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम किसका है, इंडिया का है। इसमें सेट टारगेट ये रखा गया है कि जो कन्वर्ट करना है कोल रिजर्व और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को इथेनॉल में। देखो एक है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इन्होंने नोटिफाई किया है 20% ऑफ DMA मीन्स डाई मिथाइल ईथर, जो कि डेरिवेटिव होता है मिथेनॉल का, इट मीन्स मिथेनॉल का ही ये पार्ट होता है, ठीक है, मिथेनॉल से ही बनाया जाता है। सो इसमें ये देखने को मिला है कि कैसे उसको ब्लेंड करना है LPG के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा किया जाएगा, LPG के साथ ब्लेंड किया जाएगा, तो अभी क्या है कि हम लोग सॉलिड LPG यूज करते हैं, और इस केसेस में जो ब्लेंड किया जाएगा तो थोड़ा सा मे बी कि थोड़ा सा वी कैन से कि इसका प्राइस हाइक भी कर सकता है या कम भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे देखा गया है। देखो एक है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली एक इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाते हैं जो कि CO2 को कैप्चर करते हैं, जहाँ से जैसे इमिटेड सोर्स से, लाइक जैसे कोई फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री हो गया, वहाँ से किस तरह से डायरेक्ट कैप्चर किया जाता है CO2 को, ठीक है। इसमें बहुत सारे से ट्रांसपोर्ट कैप्चर किया जाता है जो CO2 है, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लाइक पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। CO2 को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं शिपिंग में, रेल के थ्रू। तो इस तरह से जो है इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे बस यही है। बट यहाँ पे देखो कुछ जैसे बात करते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज का, तो कैप्चर करेंगे पहले CO2 को जो किसी भी बायो मास फ्यूल पावर स्टेशन से या फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चर करने के बाद इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेंगे, या फिर जैसे इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, ठीक है, CO के साथ। फिर इसमें क्या होता है कि जो जो बचा हुआ CO2 है, ठीक है, सो बचा हुआ CO2 को हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टोरेज कर देंगे, या तो अंडरग्राउंड वाटर में या फिर अंडरग्राउंड में, ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में उसको कहीं ना कहीं परमानेंटली स्टोर करने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। सो फिर इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देखें यहाँ से मीथेन या फिर ये जैसे हम लोग जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, इसको भी यहाँ पे अलग रिलीज करके रख लिया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कैप्चर किया जाता है CO2 का, एक अच्छा यूटिलाइजेशन प्रोसेस है। देखो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है, उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। सो ग्रीन टेक ट्रांजिशन इस नाम से भी पता चल जाएगा, बट इसका कुछ ऐसे फाइंडिंग है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनाउंस रिसेंटली किया गया 2023 में। इसका इनिशिएटिव का बात करते हैं तो पंचकर्म संकल्प के बेस पे इसका मतलब इसका एक इनिशिएटिव है, और इसके अंदर में आता है। इसमें क्या है कि 5 ऐसे मेजर अनाउंसमेंट इंक्लूड है। सो यहाँ पे है जैसे 30% फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये ग्रीन शिपिंग के लिए लाया गया है, 30% फाइनेंशियल सपोर्ट। फिर सिंगल विंडो पोर्टल लाया गया है ताकि फैसिलिटेट किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके रिवर सी और जो भी ऐसे क्रूज होते हैं, ठीक है। इसका एम क्या है कि ये फेज आउट करेगा कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर्स को, ठीक है, ताकि ऑब्वियस सी बात है ना कि क्लाइमेट चेंजेस में जिस तरह से जो है कन्वेंशनल का ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्लेस करने का बात किया जा रहा है, ठीक है। फिर जो एक यहाँ पे बात किया गया टक टक क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ बोट होता है जो कि बेसिकली मेगा शिप को इंटर और लिव करने में हेल्प करता है, आप जैसे देखे भी होंगे।
वीडियोज़ वगैरह में। देखो इमिशंस फ्रॉम शिपिंग सेक्टर्स का बात करते हैं। यहाँ पे जो ग्लोबल है, ग्लोबल तौर पे अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली 3% ऑफ ऑल CO2 इमिशंस जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडिया का बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो है ये मैरीटाइम से अगर बात करते हैं तो ये कंट्रीब्यूट करता है 1% ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो इस तरह से जो है ये देखने को मिल जाता है मिलिट्री ऑपरेशंस में, जो हम लोग यहाँ पे बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशंस को एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। देखो अदर इनिशिएटिव का बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पे और इंडियन लेवल पे क्या है, ठीक है। एक है जो रिवाइज ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटजी है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने लाया है, जो कि टारगेट रखा है नेट जीरो इमिशंस को 2050 तक। बाकी हम लोग का इंडिया का कितना है 2070 तक। देखो ग्रीन वेज जो है ये 2050 ये सपोर्ट करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि जो इमिशंस हैं शिप से हो रहे हैं उसको रिड्यूस कर सके। और 2023 का जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रीन हाउस गैस स्ट्रेटजी है उसको कहीं ना कहीं अचीव किया जा सके। इंडियन का आपको पता होगा, इंडिया में सागरमाला प्रोग्राम है जो कि सबसे फेमस है, और एक है मैरीटाइम इंडियन विजन 2030, ठीक है। तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 कि इसमें ये ग्रीन पोर्ट और ग्रीन शिपिंग पे फोकस किया गया। अभी आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा एक ग्रीन शिप बन रहा है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क इज़ टू बी सेटअप बाय अदानी ग्रुप, ठीक है। और ये सेटअप किया जा रहा है गुजरात में, सो ये ध्यान रखना था, ठीक है। चलो देखो कुछ ऐसे टर्म्स है जो न्यूज़ में रहे हैं, लाइक कार्बन फार्मिंग, ठीक है। ये ऐसे टर्म्स पूछना UPSC का नेचर होता है। यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूरोपियन काउंसिल ने रिसेंटली एक प्रोविजनल एग्रीमेंट लाया है जो कि रेगुलेट करेगा बेसिकली यूरोपियन यूनियन लेवल कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क को, ठीक है। इन्होंने ये सेटअप किया है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है इसके बारे में। कार्बन फार्मिंग बेसिकली होता क्या है, तो ये बेसिकली एक रीजेनरेटिव प्रैक्टिस होता है। देखो अभी बात क्या है कि पूरा वर्ल्ड का फोकस है कि किस तरह से जो है CO2 को कम किया जा सके, थोड़ा सा ही कंट्रीब्यूशन रहे बट उसको कैसे कम किया जा सके। इसमें ये देखने को मिलता है कि जो CO2 है उसको हम लोग एग्रीकल्चर में ऐसा रीजेनरेटिव प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि कार्बन को कहीं ना कहीं हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें, या तो ट्री के लीफ में हो गया, ठीक है, ट्री के रूट में हो गए, या फिर वी कैन से कि जो हम लोग टीलेज करते हैं, ठीक है, टीलेज करते हैं उसमें। इस तरह से जो है कार्बन को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करने का इसमें बात किया गया। इसमें ये देखने को मिलता है, जैसे हम लोग एक बात बताओ, जब अगर हम लोग टीलेज करते हैं, इस पर PYQ भी पूछा गया है कि अगर हम लोग टीलेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है इस केसेस में कि जो खेत है, फार्म है, लैंड है, उसमें प्रॉपर वे में जो कार्बन है वो CO2 है वो पेनेट्रेट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम लोग CO2 को पेनेट्रेट करना है, वी कैन टीलेज, ठीक है, वी कैन यूज टीलेज प्रैक्टिस, ठीक है। इस तरह से जो है CO2 को कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में कैसे रिस्टोर किया जा सके, इसका प्रैक्टिस किया जाता है। रिजेनरेटिव प्रैक्टिस के हेल्प से कार्बन फार्मिंग किया जाता है, ठीक है। ये कॉमन मेथड होता है, जैसे कि हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, और जैसे जो सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसको मिनिमाइज करके इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर है कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करके, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, और जो ग्रासलैंड कंजर्व करके, ये सारा जो मेथड है इसमें आ जाता है। देखो कि इनिशिएटिव क्या क्या है कार्बन फार्मिंग्स को लेकर के इंडिया और ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे बात किया जाए तो 4/1000 इनिशिएटिव एक है, ठीक है, जिसमें कि बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स इंगेज हैं, ठीक है, जो कि इनकरेज किए जाते हैं टुवर्ड रीजनरेटिव प्रोडक्टिविटी, और जो हाईली रिजिलियंट एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, इस पर फोकस किया जाता है। देखो अगर बात करते हैं इसका लॉन्चिंग का, तो ये लॉन्च किया गया था 2015 में ही, ठीक है, पेरिस में, पेरिस और UNFCCC COP21 में, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट पे। ये देखो वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड इनिशिएटिव एक है, ठीक है, केनियाज एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट, ये सब मेंस में ज़्यादा यूज होता है। देखो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स का बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट ने आ जाता है इसमें, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ये बात करता है कि किस तरह से जो कार्बन क्रेडिट है उसको यूज करना है, ठीक है। देखो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये इंडिया का है, जो कि प्रमोट करता है एग्रो फॉरेस्ट्री, माइक्रो इरिगेशन को, ठीक है,
और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि अगर माइक्रो इरिगेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, सो माइक्रो इरिगेशन में क्या होता है कि वी ट्राई टू यूज़ लिमिटेड वाटर, ठीक है। इट मीन्स कि अगर डीप इरिगेशन का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, रूट पे हम लोग प्लांट के रूट तक हम लोग वाटर केवल देते हैं। सो इस तरह से जो है इसमें देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली इनकरेज करता है फार्मर्स को कि आप कार्बन ट्रेडिंग एग्रीकल्चर का पार्ट बनो, ठीक है। सो इस तरह से ये चीज़ है। देखो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हमेशा से न्यूज में रहता है, बट ये ध्यान रखना है कि ये कब का था, ठीक है। सो कजान डिक्लेरेशन ने अडॉप्ट किया बाय ब्रिक्स, ठीक है। सो बेसिकली अभी ये न्यूज़ में रहने का ये रीज़न है कि जो CBM है, ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसको जो ब्रिक्स का समिट हुआ, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और बोलता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर में है, इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो ब्रिक्स हुआ है वो कजान में हुआ था, और ये कजान डिक्लेरेशन जो देखने को मिला रिसेंटली, इसमें इसको हटा दिया गया डिस्क्रिमिनेटरी बोल करके। देखो हम लोग बात करते हैं CBM के बारे में, ठीक है। ये क्या है, एक यूरोपियन यूनियन का पॉलिसी है जो कि कार्बन टैक्स को इम्पोज करता है, ठीक है, ऑन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी ऐसे कोई कंट्रीज़ हैं, अगर कंट्री का प्रोडक्ट आ रहा है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, सो सपोज अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, ठीक है, इसमें ये देखने को मिलता है। तो इसमें कोई प्रोडक्ट आता है इंडिया से यूरोपियन यूनियन में, तो यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है वो टैक्स इम्पोज करेगा, ठीक है, टैक्स इम्पोज करता है। और ये कौन सा टैक्स होता है, इसको हम लोग कार्बन टैक्स बोलते हैं। कार्बन टैक्स किस पे इम्पोज करेगा, इंडिया पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई भी ऐसे प्रोडक्ट आ रहा है, सो इस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है स्टील का, ठीक है, स्टील हो गया या कुछ भी ऐसे इंडस्ट्री से प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो वो जो है यूरोपियन यूनियन इम्पोज करता है टैक्स, ठीक है। ये चीज़ है कार्बन बॉर्डर टैक्स का। बेसिकली ये है कि कोई भी जो कंपनी है, ठीक है, वो उन अपना प्रोडक्शन जो कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, उसको कैसे रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। तो वैसे जो कंट्रीज़ हैं, कोई कोई कंट्रीज़ होता है जो अपना प्रोडक्ट को रेगुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, और खुद के कंट्री में जो है इस तरह से जो कार्बन इमिशंस को प्रमोट करते हैं या फिर क्लाइमेट चेंजेस को, सो उस चीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट करने का काम किया जा रहा है। देखो एक CBM जो है ये बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया 2023 में, जो कि फुल इन्फोर्समेंट 2026 तक आ जाएगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं यूरोपियन यूनियन का, जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, ठीक है, नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। ये टारगेट सेट करता है यूरोप से जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 40% ऑफ इट्स एनुअल डिप्लॉयमेंट, उसको यहाँ पे किस तरह से नेट जीरो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है 2030 तक, ठीक है। सो बेसिकली इसको ऐसे समझो कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, उन्होंने जो नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट है उसको मंजूरी दे दिया है, अप्रूव कर दिया है, ताकि जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है, वो 40% ऑफ एनुअल डिप्लॉयमेंट को लेकर के, वो जो नेट जीरो टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं एक जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट फ्रेंडली है उसके बेसिस पे जो 40% प्रोड्यूस को सपोर्ट कर रहा है, उसको यहाँ पे बात किया गया है। एक है क्लाइमेट चेंज अलायंस, ठीक है, ये इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का, जो कि न्यू अलायंस लाया जा रहा है ऑन क्लाइमेट चेंज बिटवीन यूरोपियन यूनियन और वो भी जो पुअर डेवलपिंग कंट्री हैं उनके लिए। ये जो GCCA है वो 2015 में लाया गया, ठीक है, और फिर उसके बाद एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव बन गया ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस का, ठीक है। सो इस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस इसको बोला गया 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में जो बात करते हैं। सो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो न्यू फेज था उसको कैरेक्टराइज करता है। देखो है किलिंग कर्व, ठीक है, किलिंग कर्व क्या होता है। सो ग्लोबल एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4.7 पार्ट पर मिलियन जो PPM होता है, वो मार्च में देखने को मिला, जो कि सिग्निफिकेंटली लार्ज स्पाइक इसमें देखने को मिला है किलिंग कर्व में। बेसिकली यहाँ पे ये देखने को मिला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन है ग्लोबल एवरेज पे वो हाई लेवल पे देखने को मिला है। और किलिंग कर्व में ये बताता है बेसिकली कि जो माउना लावा ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है,
और ये 1958 से ही रिकॉर्ड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को। सो उसमें ये बताता है कि किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, ये किस तरह से चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंटली, ये यहाँ पे बताता है, ठीक है। सो ये बेसिकली किलिंग कर्व, इसको हम लोग नाम देते हैं। सो MLO जो ये स्टेशन है वो मेजर करता है एटमॉस्फेयर को, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज में जो भी ऐसे एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको मेजर करने का काम करता है। ये लोकेटेड है हवाई में, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ माउना लावा, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो यहाँ पे ये इस्टेब्लिश है किलिंग कर्व। तो ये ध्यान रख लेना कि किलिंग कर्व CO2 से रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड के किस तरह से एमिशंस ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं ओवर द ईयर, ये बात करता है। देखो ग्रीनियम एक है जिसको कि शॉर्ट में बोला गया है ग्रीनियम, ग्रीन प्रीमियम, ठीक है। सो इंडियन जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड है वो रिसीव करेगा कोई भी ऐसा ग्रेनियम फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। सो यहाँ पे ये बात किया गया है। सो देखो ग्रीन बॉन्ड अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है ग्रीन बॉन्ड। और बेसिकली ग्रीन बॉन्ड ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है जो कैटेगराइज किया गया है एज अ ग्रीन, और ग्रीन किसके अंदर, सो नेशनल और इंटरनेशनल ग्रीन टैक्सोनॉमीज के अंदर जो प्रोजेक्ट कैटेगराइज किया गया है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसके लिए ग्रीन बॉन्ड लाया जाता है उसको डेवलपमेंट के लिए। देखो जो ग्रीनियम है ये बेसिकली प्राइसिंग बेनिफिट बेस्ड जो है, ये बेसिकली लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है, जिसमें कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा पे करें, ठीक है, और जो यील्ड होता है भले ही उनको लो मिले, ठीक है, बट जो इम्पैक्ट जो होना चाहिए एक्सचेंज के तौर पे वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ये UNDP का कहना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे बस ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर जो होंगे उनको बस प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है, बट वो चाहते हैं कि भले ही एक्स्ट्रा पे करें, बट जो होना चाहिए इम्पैक्ट वो इन्वायरमेंट पे अच्छा होना चाहिए, तो ये ग्रीनियम हो जाता है। देखो अगर बात करते हैं, सो एक ये ऐसा एडिशनल कॉस्ट होता है जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को इसमें देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ जो भी ऐसे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होते हैं ओवर द टाइम, ठीक है, उसको यहाँ पे कंसीडर किया गया है। एक होता है टील कार्बन, ठीक है। सो टील कार्बन बेसिकली है क्या, तो इंडिया का ऐसा फर्स्ट टील कार्बन जो है उन्होंने स्टडी किया है और अभी चल रहा है अंडर केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टील कार्बन। ये टील कार्बन बेसिकली रेफर करता है वैसे कार्बन जो कि नन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड में जो शामिल होते हैं, कार्बन स्टोर्ड होते हैं, उसको हम लोग टील कार्बन बोलते हैं। बेसिकली टील कार्बन में ये देखने को मिलता है कि जो भी ऐसे वेजिटेशन हो गए हैं, माइक्रोबियल बायोमास हो गए हैं, या फिर डिजोल्व और पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर हो गए हैं, वो सब इसके अंदर में आ जाते हैं। देखो ये एक बेसिकली कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, और बेसिकली इसमें डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ जो पर्पल कार्बन है या फिर पर्पल कलर का है उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन कलर का है उसको क्या बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी है जो कि क्लासिफिकेशन को दिखाता है, ठीक है, कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और कहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। सो इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सो देखो जैसे पर्पल हो गया, ठीक है, सो कार्बन कैप्चर जो है अगर हम लोग एयर और इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल इमिशन से करते हैं, ठीक है, कार्बन का कैप्चर, तो उसको हम लोग पर्पल कार्बन बोलते हैं। ग्रीन कार्बन का बात करते हैं तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट से स्टोर किए जाते हैं, या फिर जो कार्बन होते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट में स्टोर्ड हैं वो हम लोग बोलेंगे ग्रीन कार्बन। ब्लैक कार्बन जो होते हैं वैसे कार्बन जो बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल के कारण जो रिलीज होते हैं, और रेड कार्बन जो होता है वो बायोलॉजिकल पार्टिकल से रिलीज होता है, लाइक स्नो हो गया, आइस हो गया, ठीक है। और ये जो जिस तरह से हैं, ठीक है, ये स्नो और आइस के पे अगर जब ये पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो अल्बिडो है वो कहीं ना कहीं कम होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो अल्बिडो है ये एक लेयर बन जाता है और ये जो है प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है सन रे का, ठीक है। सो इस तरह से जो है रेड कार्बन हो जाता है। ग्रे कार्बन का बात करते हैं तो ये भी इंडस्ट्रियल इमिशंस के थ्रू देखने को मिल जाता है। और पर्पल जो है ये कार्बन कैप्चर किया जाता है जहाँ एयर और इंडस्ट्रियल इमिशन से। देखो रिप्रेजेंटेटिव कंसेंट्रेशन पाथवे एक है टर्म जिसमें कि ये IPCC ने इंट्रोड्यूस किया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। और ये बेसिकली फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट में देखो जो ये अगर बात करते हैं तो ये डिस्क्राइब करता है ऐसे 4 डिफरेंट 21st सेंचुरी के पाथवे ऑफ ग्रीन हाउस गैस को, जिसमें कि इमिशंस, एटमॉस्फेरिक कंसेंट्रेशन, एयर पोल्यूटेंट इमिशंस और लैंड यूज, ये सब शामिल है इसमें, ठीक है।
वाटर क्रेडिट का बात करते हैं, ठीक है। सो ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, ऑब्वियस सी बात है। कार्बन क्रेडिट हो गया, वाटर क्रेडिट हो गया, ये सब क्या है, ये सब मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। ये सिमिलर है कार्बन क्रेडिट से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये इंसेंटिवाइज करता है कार्बन क्रेडिट, जो कि वाटर कंजर्वेशन और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हेल्प करता हो। कार्बन क्रेडिट तो हम लोग को पता ही है, जो कि किस तरह से जो है जनरेट किया जाता है किसी प्रोडक्ट के थ्रू, जो रिड्यूस करता है कार्बन को रिमूव करने में, ठीक है। और बेसिकली वही है जो एक्सचेंज मार्केट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखो जो इच क्रेडिट जो होता है वो 1 लेस टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसमें ये है कि इसी तरह से है कि ये अपना ट्रेडेबल क्रेडिट यूज कर सकते हैं, जो कम यूज किया है वो लेस जो यूज किया है उसको सेल कर सकता है, तो इस तरह से देखने को मिलता है। ये क्रेडिट जो है हेल्प कर सकता है टू जब ये जैसे ज़रूरत है किसी को चाहिए, ठीक है, तो वो वाटर के इम्प्रूवमेंट में, मैनेजमेंट में ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो बस यही है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट का बात करते हैं, तो ये इसका डिफिनेशन यू कैन सी है। तो ये भी बेसिकली इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अलाउ करता है प्राइवेट कंपनीज को टू फाइनेंस एक्टिविटीज़, जैसे कि अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं, रिस्टोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो वो कंपनीज जो हैं उनको कहीं ना कहीं ये बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। इस ये पर्पस इसके पीछे क्या है, तो ये जो नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट है नेचर और बायोडाइवर्सिटी पे, अगर देखने को अच्छा मिल रहा है तो इस पर्पज से वो दिया जाता है। जैसे बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट में अगर हम लोग बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट जो है लिमिटेड नहीं है, ठीक है, ताकि जो कंपनीज को कंपनसेट कर सके। और ये बेसिकली ये अवॉइडेबल इम्पैक्ट होता है ऑन नेचर में, ठीक है। सो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट अलग है, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलग है, ठीक है। सो अगर कोई कंपनीज जो है, ठीक है, अगर इन्वायरमेंट पे निगेटिव और मतलब ऐसा लग रहा है कि वो नेचर बेस्ड इम्पैक्ट नहीं शो कर रहा है, ठीक है, या फिर नेचर को कैसे हेल्प करना चाहिए उस चीज़ को अगर अवॉइड कर रहा है, ठीक है। सो इस पे कोई लिमिटेड एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो लिमिटेड नहीं है, वो कंपनसेट नहीं किया जाएगा। बट जो बायोडाइवर्सिटी ऑफसेट में है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, ठीक है। देखो ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट एक टर्म है, ठीक है। और ये बेसिकली न्यूज़ में रहा है, सो ये भी जानना जरूरी है। ये एक बेसिकली डेलिबरेट मॉडिफिकेशन है क्लाइमेट सिस्टम अराउंड ग्लेशियर पे, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। इसमें ये होता है कि किस तरह से जो आइस का मेल्टिंग है, ठीक है, उसको कैसे कम किया जा सके, और जब आइस के मेल्टिंग को कम करेंगे तो सी लेवल राइज है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। ये बेसिकली अगर जो ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी है, इसका अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये 2 तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं। एक तो है ओशियन हीट ट्रांसपोर्ट इंटरवेंशन, ठीक है, जिसमें कि ये देखने को मिलता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल ये सी बीच हुआ, ठीक है, तो इसके जो भी ऐसे लैंड है, ये लैंड एरिया है या वी कैन से कि सेल्फ है, उसको वो जो सॉइल है उसको कैसे वी कैन से कि डिग्रेड होने से रोकने के लिए ये किनारे किनारे जो है एक फाइब्रस कर्टेन लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसके जो डिग्रेडेशन है उसको कहीं ना कहीं सेव किया जा सके। तो इस तरह से जो है ये एक टेक्निक है। एक होता है कि ये बेसिकली ये ब्लॉक कर देता है वार्म जो सरकम पोलर डीप वाटर होता है। इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो वार्म वाटर होता है अगर आकर के इधर टच हो रहा है इस एरियाज, ये कोस्टल एरिया में, तो कहीं ना कहीं इसको मेल्ट करने का कोशिश करेगा। लेकिन इस बीच में अगर हम लोग कोई कर्टेन डाल दिए हैं, ऐसा कर्टेन जो कि कहीं ना कहीं इसके इम्पैक्ट को रोकेगा, सो इससे इसके जो मेल्टिंग है उसको कंजर्व किया जा सकता है एट सम एक्सटेंट, ठीक है। एक होता है बसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन, ठीक है। सो बसल हाइड्रोलॉजी इंटरवेंशन में ये देखने को मिलता है कि जो स्ट्रीम का जो फ्लो होता है, ठीक है, स्ट्रीम का फ्लो होता है उसको स्लो करने का काम करता है, ठीक है। और जो मेल्ट वाटर होते हैं उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम करता है, ठीक है। सो इस तरह से जो है देखने को मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ देखने के बाद हम लोग जो पोल्यूशन का चैप्टर है उसको हम लोग सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बिकॉज मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि ये ओवरऑल एक बार डिटेल वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को स्पीड करके देखो, इट्स ओके,
बट हम लोग यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। और अगर इसका हम लोग शॉर्ट नोट्स लाना होगा, शॉर्ट्स इसका तो इसको हम लोग बहुत ही 40 to 45 मिनट में जो एग्जैक्टली प्रीलिम्स पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे डायरेक्टली, और बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। बट ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, सो ट्राई टू वॉच पेशेंटली, और यू कैन वॉच एट 1.5x फॉर बेटर फीलिंग, ठीक है। देखो एक है यूएनईपी, ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है। सो इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एक अथॉरिटी है जो कि इसमें बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल एजेंडा को प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। देखो इस्टेब्लिशमेंट का बात करते हैं तो 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि फॉलो करता है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट को, ठीक है। देखो मेंबर का बात करते हैं तो 193 मेंबर हैं, जिसमें कि इंडिया इम्पोर्टेंट है, ये मेंबर है। जो कि इसका बात करते हैं तो ये सारे मेंबर मिल करके जो भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, वर्क होते हैं, बजट होते हैं, उसको अप्रूव करने का काम करते हैं। फंडिंग का बात करते हैं तो ये बेसिकली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे रिलाई होता है, ठीक है, इसका फंडिंग। जैसे 95% जो फंडिंग का जितने जरूरी होता है ऐसे ही देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल फंड जो है यूएनईपी का एक कोर फंड है, ठीक है। सो ये भी ध्यान रख लेना, ये इन्वायरमेंटल फंड किसका है, यूएनईपी का है। देखो होस्ट दी सेक्रेटरीट ऑफ वेरियस कन्वेंशन, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए कि जो यूएनईपी है, बहुत सारे ऐसे इंडियाज़ में कॉन्फ्रेंस देखने को मिलते हैं, कन्वेंशन होते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये होस्ट करता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में भी। देखो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, ये भी पूछा जा सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट पूछा भी गया आई थिंक, ठीक है। सो एक है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये जॉइंटली होस्ट किया जाता है बाय यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ। सो ये पूछा जाता है, ठीक है। सो आईपीसीसी कौन होस्ट करता है, यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। देखो कॉमन कार्बन मेट्रिक का बात करते हैं तो ये सपोर्ट किया गया बाय यूएनईपी, ठीक है। वो बोल सकते हैं कि इसका इनिशिएटिव है, जो कि ये डेवलप किया गया फॉर एक्सेसिंग दी कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन, और जो भी ऐसे पूरे वर्ल्ड की तरफ देखने को मिलता है जो कार्बन को कहीं ना कहीं इमिट करते हैं, ठीक है। देखो मेजर कुछ ऐसे ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो है जो यूएनईपी के अंदर में देखने को मिलते हैं। एक तो सबसे पहले 1979 का जो था, ठीक है, जिसको कि कन्वेंशन ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज बोलते हैं, बोन कन्वेंशन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे बोला गया है बोन आर्चर कन्वेंशन, ठीक है। सो इस तरह से सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखो, इससे भी पहले एक 1973 का था, ठीक है। साइट्स अभी हम लोग इसको बहुत ही डिटेल वे में देखे से, सो जो कि एक मेजर ग्लोबल मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है इस यूएनईपी के अंदर, ठीक है। एक है फिर वियना कन्वेंशन, ये बस ध्यान रख लो कि किससे रिलेटेड है। सो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ये 1985 में आया था। एंड देन एक 1989 में आया था बाज़ेल कन्वेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो भी ऐसे हजार्डस वेस्ट का होता है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फिर एक आया था 1992 में सीबीडी, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी इसका साथ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इसके बीच में देखने को मिलता है। एक 1998 में आया है रोटरडम कन्वेंशन, जो कि बेसिकली इन्फॉर्म करता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी ऐसे कुछ सर्टेन केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, वो उसके अगर प्रायर कंसेंट लेना जरूरी होता है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है कि अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे सर्टेन हजार्डस केमिकल को, तो रोटरडम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है कि आपका परमिशन लेना होगा, ठीक है। देखो एक है 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, ये बेसिकली है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए, ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए। फिर एक आपको पता होना चाहिए 2013 रिसेंट का मिनामाटा कन्वेंशन, ये मरकरी से रिलेटेड है। मिनामाटा जापान में एक जगह देखने को मिलता है जहाँ पे लोगों को मरकरी के कारण बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यू देखने को मिले थे, जिसके बाद ये स्टेप लिया गया था। देखो रिपोर्ट और इंडिसेस क्या क्या रिलीज होता है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक है इमिशंस गैप रिपोर्ट, ठीक है। सो पूछा जाता है कि इमिशंस गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, सो यूएनईपी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 2024 का अभी आया रिपोर्ट, इसमें देखने को मिला कि जो गैप है बिटवीन ग्लोबल इमिशंस, ठीक है, और करंट जो कंट्री के कमिटमेंट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अभी एक तरह से जो है एक गैप देखने को मिला है। इट मीन्स कि जो फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से बात निकल करके आता है। कुछ की फाइंडिंग इसमें ये देखने को मिला है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है वो अभी बढ़ गया है, ठीक है, 57 गीगा टन से, ठीक है। तो ये भी है। इंडिया का ध्यान रख लो, ये थर्ड है लार्जेस्ट टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में, ठीक है। चाइना फर्स्ट है एंड यूएस सेकेंड है। देखो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024, ठीक है। सो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट बेसिकली एक ऐसा डिफरेंस होता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एडेप्टेशन और जो सोसाइटल सेट गोल है, ठीक है।
तो उन दोनों के बीच में जो गैप देखने को मिलता है, इसको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग तो एक सेट गोल कर देते हैं कि नहीं इतना हम लोग को अचीव करना है, ठीक है, बट एक्चुअली जो होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ये रिलीज होता है CO2 का, ठीक है। सो इस तरह से उस दोनों के बीच में जो होता है, बट ये ध्यान रख लेना कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है UNEP का ही है। फिर इसमें है एक ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंसंट्रेशन 2024, ठीक है। ये पब्लिश किया जाता है ज्वाइंटली बाय द ग्लोबल ABC, इट मीन्स की ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, तो और साथ ही साथ UNEP, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके। देखो ये इसमें फाउंड किया गया था जो ये बिल्डिंग GSR है, ठीक है। सो या फिर वी कैन से कि जो ग्लोबल ABC है ये COP21 में लाया गया था, ठीक है, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म को लीड करता है, और जो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि लीडिंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल जो भी ऐसे इन्वायरमेंटल स्टेक होल्डर्स कमिटमेंट है, लाइक जो हम लोग को जीरो इमिशंस करना है, एफिशिएंट और रिजिलियंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। सो उसको ले करके कैसे अलग अलग स्टेक होल्डर हैं उनको कैसे लीड करना है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन करके आता है। देखो की फाइंडिंग क्या है। सो जैसे जो BCS है, ठीक है, ये अकाउंट्स किया है अप्रोक्स 21% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशंस, ठीक है। इंडिया का इसमें देखें तो 40% जो है इसका CO2 इमिशंस ये बिल्डिंग से देखने को मिल रहा है। सो इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेविगेटिंग न्यू होरिजन ये एक फोरसाइट रिपोर्ट है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना है। नेविगेटिंग न्यू होरिजन है UNEP में ही आ जाता है, ठीक है। सो ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है ऐसे वेरियस क्रिटिकल शिफ्ट को जो कि एक्सेलरेट करते हैं ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस में, ठीक है। और ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस में बेसिकली आपको आ जाता है जो तीन तरह से तीनों तरफ से किस तरह से होता है, लाइक पोल्यूशन कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग ट्रिपल प्लेनेटरी बोलते हैं। की फाइंडिंग ये देखने को मिला कि ग्लोबल पोली क्राइसिस यहाँ पे फाइंड हुआ है। जो ग्लोबल पोली क्राइसिस बेसिकली ये होता है कि मल्टीपल शॉक देखने को मिला है, लाइक वॉर हो गया, एक्सटर्नल वेदर हो गया, पेंडेमिक्स हो गया, हीट वेव हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पे हो जाता है। देखो WMO हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या है, तो UN का एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है, जो कि बेसिकली वॉइस ऑन द स्टेट्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर पे एक ऑथोरिटेटिव UN एजेंसी निकल करके आता है, ठीक है। ये बेसिकली ओशियन एंड द क्लाइमेट में कैसे इंटरेक्शन होना चाहिए वो होता है, ठीक है। देखो इसका जेनेसिस का बात करते हैं तो 1950 में आया था WMO, ठीक है, और ये बेसिकली 1873 का जो एक इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसको रिप्लेस करके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको। 193 कंट्री है, इंडिया इसमें शामिल है। इस ये कुछ रिपोर्ट रिलीज किया जाता है, लाइक स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023। फिर इट मीन्स कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, WMO ओजोन एंड UV बुलेटिन, ठीक है, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें 2023 का रिपोर्ट में, तो ये है 2023 जो था ये वार्मेस्ट ईयर निकल करके आया था, ठीक है, और जो टेम्परेचर है 1.45% से एबव ऐसा था कि इससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है, नियर सरफेस टेम्परेचर। और ये बेसिकली जो है बेसलाइन जो है प्री इंडस्ट्रियल एरा है, ठीक है। सो जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस लेवल जो है ये और साथ ही साथ सरफेस टेम्परेचर हो गया, ओशियन हीट एंड एसिडिफिकेशन हो गया, ये सब इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है इन सारे जगहों में कि टेम्परेचर जो है हाईएस्ट लेवल पे राइज हो रहा है। देखो WMO ओजोन और UV बुलेटिन का बात करते हैं, तो ओजोन लेयर जो है ये ओजोन लेयर इज बेसिकली रिकवर हो रहा है, ठीक है अभी, और ठीक है इसमें, और जैसे कुछ फुल रिकवरी जो है 1980 लेवल से वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2060 तक हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है, और 2045 तक जो है आर्कटिक के ऊपर देखने को मिल सकता है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है वो 2040 तक रिकवर हो जाएगा जो ओजोन लेयर है। बट लेट्स सी। देखो जो एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन है रिपोर्ट, ये स्टेट ऑफ द एयर क्वालिटी और कनेक्शन टू क्लाइमेट चेंज, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है। इसके बेसिस पे इसमें की फाइंडिंग ये देखने को मिला कि जो PM हॉटस्पॉट है, इट मीन्स कि ग्लोबल पार्टिकुलेट मैटर हॉटस्पॉट्स, ये इसमें एग्रीकल्चर एरियाज़ जो हैं इन सेंट्रल अफ्रीका ये इंक्लूड करते हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, चाइना, ये सब हैं। कुछ ऐसे अदर्स हैं लाइक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये सब किसका है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, ये ध्यान रख लेना है,
अब चलते हैं, लास्ट है इस वीडियो का, यह है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। यू नो कि क्रायोस्फीयर बेसिकली ऐसे हम लोग प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आइस जो है वो अभी कैप्चर्ड है, ठीक है, वी कैन से, या फिर जो भी ऐसे अर्थ में जो बेसिकली फ्रोजन पार्ट होते हैं ना, अर्थ में जो फ्रोजन पार्ट होते हैं बहुत दिनों से, वो क्रायोस्फीयर के अंदर में आ जाते हैं। देखो ये इसमें दो एंटिटीज़ जो हैं वो ऑपरेट होता है। जैसे एक है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अगर बात करते हैं, एक है आईसीसीआई यूरोप, ठीक है। सो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएसए बेस्ड है, ठीक है। और ये है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्वीडिश रेगुलेशंस बेस्ड स्टॉकहोम स्वीडन में देखने को मिलता है। जिनिसिस का बात करते हैं 2009 में ये देखने को मिलता है। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव लाया गया जो कि एड्रेस करता है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रायोस्फीयर, ठीक है, जो भी ऐसे फ्रोजन रीजन होते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं तो जो जो भी ऐसे क्रायोस्फीयर रिड्यूस हो रहे, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये वार्मिंग कॉज कर सकते हैं। सो ये सारे चीज़ को मिटिगेट करने के लिए एक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क के बेसिस पे ये देखने को मिल जाता है, जो कि ग्लेशियर को मेल्ट से रोके, ठीक है, सी लेवल राइज से, ठीक है। ये सब चीज़ जो है कहीं ना कहीं इससे अगर बात करते हैं जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। सो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो ऑलरेडी जो आइस है वो ट्रैप्ड आइस है सॉइल में, उससे क्या होगा कि ये मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। एक तो कि जो लैंडस्लाइड वाले इशू है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर सी लेवल राइज होने का चांसेस बढ़ जाएगा, तो ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। कोलेब्रेशन का बात करते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं लाइक एनजीओ हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ये सब मिल करके एक साथ वर्क करते हैं। क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन है कुछ जैसे UNFCCC IPCC, ठीक है, इस तरह से। देखो रिपोर्ट इंडिसेस का बात कर लेते हैं, जैसे स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2024 लोस्ट आइस ग्लोबल डैमेज रिपोर्ट, ठीक है, जो कि ये रिलीज़ किया जाता है बाई ये इसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। चलो ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं पोल्यूशन से, ठीक है। और इसको और भी हम लोग डिटेल वे में देखेंगे। एक बार डिटेल वे में कवर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि रिवीजन पर्पज़ से अगर हम लोग शॉर्ट में कवर करें, सो इट